अगर तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक उसके इंस्टीट्यूशन के साथ है, तो आप और मैं फिर मिलके पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं? हमें ये क्यों लगता है कि वो लीडर आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और इस लीडर की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? हमें ये क्यों नहीं समझ आ रही कि इंस्टीट्यूशंस ही किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर वो काम सर अंजाम देते हैं जिसको आप और मैं अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशन जो एक मुल्क को रन कर रहे होते हैं, अगर उनके दरमियान में वो जो रब्त है, वो जो उनके दरमियान पावर का जो बैलेंस है, वो अनइवन होने लग जाए, एक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पावरफुल हो जाए दूसरे से, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं? और अगर इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड नहीं हैं किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक लीडर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, तो नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर जो है डैरेन एक्यूमोग्लू, वो क्यों अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? और आपके और मेरे फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद बाबर चौहान, जो कि ना सिर्फ पीएचडी स्कॉलर हैं बल्कि उसके साथ साथ एक सीएसपी भी हैं, वो ये पूरा आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं? सो वेलकम टू दिस आर्टिकल सीरीज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिसमें आज से आपका सारे का सारा वो जो प्रॉब्लम है, आपकी जो इन नाजुक नाजुक कंधों पे वो जो बोझ है, किस चीज़ का बोझ? आर्टिकल की समरीज़ का बोझ। किस चीज़ का बोझ? अपडेटेड कंटेंट फॉर योर सब्जेक्ट्स का बोझ। किस चीज़ का बोझ? आपके पास जो आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन नहीं होती ऐसे में, उसका बोझ। और फैक्ट, स्टैट्स एंड कोटेशंस के लिए आपकी फैक्ट बुक का बोझ आज से मैं उठाने लगा हूँ। आज से मैं एक नई सीरीज़ का डेमो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको आप देखेंगे, जिसके ऊपर आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन, जो भी आप करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन आपके पास हाजिर होगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करूँगा कि दिस पेड सीरीज़, जिसको बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, उसमें ना सिर्फ आपको आर्टिकल की समरीज़ मिलेंगी, बल्कि उसके साथ आपको पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, आपका जीएसए, आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर हम यहाँ पे कंटेंट, नया कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपके एसेज में जो आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो जो जस्टिफिकेशन में आपको कह रहा होता हूँ कि आपका पॉइंट सॉलिड नहीं है, एवेल्यूशन करते वक्त जो आपको लग रहा होता है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं था, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट सही नहीं दे पाए, उसके ऊपर, और उसके बाद जो आप एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं फैक्ट बुक के पीछे, उसकी फैक्ट बुक, उसकी फैक्ट बुक, आप आज से अपनी फैक्ट बुक भी बनाना शुरू कर देंगे। तो अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आर्टिकल है, ये एज अ डेमो आपको पेश किया जा रहा है। इसके ऊपर आपकी इवैल्यूएशन, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। तो इस आर्टिकल को अब हम क्या करेंगे, सुकून से डिकोड करना शुरू करेंगे। बट बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू दिस आर्टिकल, जो कि बड़ा वेल रिटन आर्टिकल है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको इसके बाद, लेक्चर के बाद इसको पढ़ना भी। इसको मैंने ब्रॉडली 4 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट चैप्टर इज़ जहाँ पे हम ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट ही टॉक्स अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र कर रहा है ना, इंस्टीट्यूशनल पावर का जिक्र कर रहा है, तो ज़रा सा ये पहले जो चैप्टर है उसमें हम इकॉनमी के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करना चाहेंगे। देन इन द सेकेंड चैप्टर हम इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, और जब वो काम ना करें तो क्या क्या मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। देन इन द चैप्टर 3 जिस हमारे जो बाबर चौहान साहब हैं, इन्होंने जो आर्टिकल में रिकमेंडेशंस दी हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इन द चैप्टर 4, ये वो चैप्टर है जहाँ पे डाटा की यूटिलाइजेशन आपको सिखाई जाएगी। इससे पहले मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखाया कि आपने डाटा को यूटिलाइज़ कैसे करना होता है। मैंने आपको एस्से के सेशन में ये चीज़ रिक्वेस्ट की कि डाटा कलेक्ट करो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी यूटिलाइजेशन सीखो। और आज से इस सीरीज़ में मैं आपकी वो हेल्प कर रहा हूँ जो शायद आपसे नहीं हो पा रही। तो कहाँ पे, व्हेन, वेयर, हाउ टू यूज़ दिस डाटा, इस चैप्टर 4 में हम सीखेंगे। वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है और इसका ये चैप्टर 4 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग द वाइब, वीडियो पॉज कीजिए, बाद में आ जाइए, लेकिन ये वीडियो अगर शुरू कर दी है तो फिर आपने इसको एंड तक लेके चलना है, बिकॉज दिस आर्टिकल, ये जो डेमो लेक्चर है, इट्स वर्थ इट, बहुत वर्दी एक लेक्चर है आपके लिए। सो बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू द इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन का इम्बैलेंस का हम जिक्र करें, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी नहीं है ये कि पहले समझना कि जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो डिवाइड किस तरह हुई है, वो कैटेगराइज किस तरह हुई हुई है। तो एक आती है जी आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, एक आती है आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच, और एक आती है आपकी जुडिशल ब्रांच। और एज़ यू ऑल नो, इस मोमेंट पे आप सबको ये समझ आ चुकी होगी लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, एग्जेक्टिव कौन होता है, और जुडिशरी क्या कर रही होती है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती
रही हैं और दिखने में सामने विजुअली जैसे मैंने 3 अलग-अलग डब्बे बनाए, हालाँकि दिखने में ये अलग-अलग लग रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये इतनी इंटरलिंक्ड, इंटरमिंगल्ड किस्म की इनकी फॉर्मेशन होती है कि ये आपकी स्टेट है, स्टेट में ये आपका एग्ज़ेक्टिव है, ये आपका मीडिया पड़ा हुआ है, ये आपका लेजिस्लेटर पड़ा हुआ है, ये आपकी जुडिशरी है, ये आपकी मिलिट्री है। तो इन सब का वो जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, इनकी जो फॉर्मेशन है, ये इतनी इवन होती है कि अगर कोई एक भी स्टेट का इंस्टीट्यूट इसमें पावरफुल होने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल मिलिट्री पावरफुल होने की कोशिश करती है, तो वो जो सारे का सारा बैलेंस है, ठीक है जी, वो ख़त्म हो जाएगा, सारे का सारा बैलेंस रुइन हो जाएगा और जो आपकी स्टेट है वो कोलैप्स की तरफ टिल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें जो पिक्चर है ये विजुअली क्या कर रही है, बहुत अच्छे से समझा रही है कि हमारे जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपके स्टेट के जितने भी पिलर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जो दिखने में जो अलग अलग लग रहे हैं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हालांकि ये बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे, एक साथ काम करने वाले इदारे हैं, जिसकी वजह से स्टेट आपका क्या कर रहा होता है, परफॉर्मेंस दे रही होती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर वर्ड हमने लिया है स्टेट का और हम इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र करने लगे हैं, सो आया हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पहले इकॉनमी के बारे में जिक्र करें? तो इस विजुअल को बड़े गौर से देखिएगा, मेरी तरफ देखना बंद कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आइए, इसको बहुत गौर से समझते हैं। होता क्या है, एक घर है जिसको हम हाउस होल्ड कहते हैं और उस हाउस होल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब वो जो लोग हैं उनको अपना जो बच्चा है, जो भी उनकी फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा है, वो कहता है कि यार कल से मैं क्या कर रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। तो वो लेबर कैटेगरी में आके क्या करता है, वो कहता है कि यार मैंने आइंदा के बाद काम करना ताकि अपने हाउस होल्ड को मैं चला सकूँ। तो इस हाउस होल्ड को चलाने के लिए वो जो सर्विस देता है वो किसी बिज़नेस को देता है। वो किसी कंपनी में जाके जॉब करेगा, किसी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में जाएगा, वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा। तो वो जो है वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज किसी बिजनेस को दे रहा है और ये जो बिज़नेस है वो क्या कर रहा होता है, इसको बदले में सैलरी दे रहा होता है, ठीक है जी। और इसी सैलरी से वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करके अपने हाउस होल्ड में दोबारा वो चीज़ ला रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 9 AM पे आपके अब्बा जी निकले, ठीक है जी, वो अपने ऑफिस गए, ऑफिस में जाके उन्होंने अपना काम किया, काम के बदले उनको 30th ऑफ जो भी महीना है सैलरी मिली, उस सैलरी से वो घर का राशन लेके आ रहे हैं। ये तो आप सबको समझ आती है। अब जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी जो है उसको गवर्नमेंट भी क्या कर रही होती है, उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रही होती है, उसको फंड कर रही होती है, उसको सर्विसेज, यानी उसको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो हमें और आपको दिखाई नहीं दे रही होती, वो उसको दे रही होती है। क्यों दे रही होती है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्यों? क्योंकि उन्हीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को यूज़ करके इस बिज़नेस ने क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और वही गुड्स एंड सर्विसेज आप हाउस होल्ड में लेके जाओगे तो वहाँ से क्या होगा, ये सर्कल दोबारा शुरू हो जाएगा। एक नया घर का फ़र्द उठेगा, वो दोबारा लेबर कैटेगरी में आएगा, जॉब करेगा, बिजनेस को जो है बिजनेस में जाएगा, वहाँ से वो सैलरी लेके आएगा और घर का आपका पहिया चलेगा। और जब ये आपका घर का पहिया चलता है तो उसी से गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, उसके ऊपर टैक्स लगा रही होती है। आपकी जो सैलरी है, आपके जो टैक्स आप पे कर रहे होते हो, तो वो क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट ले रही होती है, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को सरअंजाम दे रही होती है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गया। लेकिन आपके घर में, हमारे घर में, हर घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जिसको सेविंग्स करनी होती है। वो कहता है भाई मैं फजूल की स्पेंडिंग नहीं करूँगा, मैं सेविंग्स करूँगा। तो उस हाउस होल्ड का जो पर्सन है वो सेविंग्स करता है और सेविंग कहाँ पे करेगा, आया वो अपने गुल्लक में करेगा? नहीं भाई, उसने तो बैंक में जाके पैसे जमा कराने हैं। तो बैंक आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उससे पैसे लेंगे, उसको पर मंथ जो भी रिटर्न दे रहे होते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आगे क्या करते हैं, उन्हीं बिजनेसेस को जो चल रहे होते हैं उनको लोन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनको कहते हैं कि अगर पहले आप 100 रुपये जनरेट करते थे एक दिन में और 10 एम्प्लॉई थे, अब ये लो मुझसे लोन, ये लो मुझसे इन्वेस्टमेंट, अब आप मुझे क्या करो, 150 रुपया पर डे और 15 मुलाजिम जो हैं वो करके दो। तो अब क्या हुआ, वही जो बिज़नेस है जो जिसमें 10 लोगों की जगह थी, अब वो हाउस होल्ड 2 के बंदों को भी जॉब दे सकता है। आपके पड़ोस के घर से कोई बच्चा उठा, उसने क्या किया, लेबर की कैटेगरी में आया, बिज़नेस उसने ज्वाइन किया, यानी जॉब उसने ज्वाइन की, उसको सैलरी मिली, अब उसका घर भी खुशहाल हो गया। और वो जो खुशहाल घराना है वो टैक्स पे करेगा, तो गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, काम करेगी। और इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, आपको पब्लिक हेल्थ के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल, पब्लिक ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं ये ऑफर
ऑफ़र कर रही होती है ताकि आप दोबारा सैलरी वाली तरफ आओ, आप हेल्दी हो, आप एजुकेटेड हो, ताकि आपसे वो फिर क्या कर सकें, टैक्स ले सकें। तो ये एक रफ़ किस्म का हमने क्या कर दिया आपको, विद इन 2 और 3 मिनट्स मैंने क्या कर दिया, हाउ एन इकॉनमी रन्स, ठीक है जी, इकॉनमी रन कैसे होती है, वो काम कैसे करती है, हमने ये देख लिया। और यही हाउस होल्ड जो हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करके उसी बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। और ये जो बिज़नेस हैं समटाइम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं और अदर इकॉनमीज़ में अपना जो सामान है, अपनी जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो बेचते हैं, और जिसको दूसरे मुल्कों के लोग इंपोर्ट करके हाउस होल्ड में लेके आते हैं। तो किसी दूसरे मुल्क की भी इकॉनमी इसी तरह चल रही होती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इकॉनमी ऑफ अ नेशन इस तरह काम करती है। नाउ यू कैन लुक मी इन द आई। अब आप मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। ये आपका कि कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, बिजनेसेस, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स, सेविंग्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब का सब आप क्या कर चुके हो, सीख चुके हो। अब जब हमने इंस्टीट्यूशन और इकॉनमी को बड़ी डिटेल में देख लिया है, तो आर्टिकल के चैप्टर 1 के ऊपर हम आते हैं, जिसमें हम राइटर का स्टांस आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। ज़रा सा इसको रीड करेंगे ताकि हमारी एक पेस बन जाए, हम इस आर्टिकल में डीप जाएंगे, डेप्थ तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। Immediately after joining his office in January 2025, President Trump halted aid to several countries, including Pakistan. Secretary of State Marco Rubio said that, ठीक है जी, every dollar we spend, every program we fund, and every policy we pursue must be justified with the answer to simple 3 questions. Does it make America safer? Does it make America stronger? Does it make America more prosperous? So टोन चेंज करने का मतलब ये है कि इस टाइम पे मार्को रूबियो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. The 3 questions raised by Rubio clearly indicate that US aid is all about fostering economic prosperity in the US and not necessarily in the aid recipient country. हैं एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं. The 3 questions raised by Rubio clearly indicate that US aid is all about fostering economic prosperity in the US and not necessarily in the aid recipient country. मतलब क्या हुआ कि आज तक जो हम ये सोचते आ रहे थे कि इकोनॉमिक एड जो मिल रही है पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को, वो तो रिसिपिएंट कंट्री के लिए बेहतर है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्या हुआ है, जनवरी 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं एज अ प्रेसिडेंट, अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसमें आके उनके जो दिस गाय, ठीक है जी, मार्को रूबियो, ये कहते हैं कि हर वो डॉलर जो हम स्पेंड कर रहे हैं, हर वो प्रोग्राम जो हम फंड करते हैं, हर वो पॉलिसी जो हम परस्यू कर रहे हैं, उसको सिर्फ 3 सवालों का जस्टिफिकेशन चाहिए. आया इससे अमेरिका सेफर होगा, आया इससे अमेरिका मजबूत होगा, और आया इससे अमेरिका और खुशहाल होगा. और अगर आंसर नो है तो उसका मतलब है हम इस पॉलिसी को बंद कर देंगे. आज इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे ये समझ आई और आपको ये समझ आई कि ये जो अमेरिकन एड है, ये तो अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए पिछले कई दहाइयों से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है. और आर्टिकल के अगले पार्ट में आके आथर लिखते हैं, मैनी एनालिस्ट इन पाकिस्तान therefore see indigenous economic growth as the only panacea for achieving economic self-reliance in the country. अच्छा, अब कहानी थोड़ी सी समझ आई कि क्या हुआ. इमिडिएटली आते ही उन्होंने ये बात कही कि भाई हम हॉल्ट कर रहे हैं जितनी भी एड्स हैं. इसलिए बहुत सारे एनालिस्ट अब ये बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव करने के लिए हमें इंडिजिनस इकोनॉमिक ग्रोथ को ही देखना पड़ेगा. एंड व्हाट डज़ इट मीन बाय इंडिजिनस इकोनॉमिक ग्रोथ? इसका मतलब ये है कि अपनी ही धरती से निकलने वाला तेल, उससे निकलने वाली गैस, हाइड्रो यानी पावर, पानी की और कोल की जो यूटिलाइजेशन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हमें क्या करना चाहिए, इंडिजिनस इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए. तो ये तो स्टार्ट हो गया बड़े मज़े से. आपने भी आज तक इसी तरह पढ़ा है, मैंने भी इसी तरह पढ़ा है. देयर इज़ नथिंग एल्स. बट नो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने इस टाइम पे इतनी पावरफुल लाइंस पढ़ी हैं. हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी बंदे ने सामने आके ये इतना बड़ा क्लेम किया है, तो आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा? नो. आप एज अ एस्पिरेंट अब क्या कर रहे होगे, अपने दिमाग को थोड़ा सा घिसोगे और बोलोगे यार सर क्या हम इसमें मिस कर रहे हैं. पता है आप क्या मिस कर रहे थे? आप इतनी बेहतरीन किस्म की हुक जो अपने इंग्लिश एसे में आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप भूल रहे थे. आपके दिमाग में वो चीज़ आई ही नहीं कि ये जो डाटा हमने उठाया, ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा, ये जो विजुअल हमने देखा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है
कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड कॉलन अ रोड ब्लॉक टू सेल्फ रिलायंस। इस तरह का एक ऐसे आ जाए कल को, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, आएगा, इतनी मुश्किल ऐसे आ रहे हैं आजकल, कल को जब आप अपीयर हो रहे इससे भी मुश्किल आ रहे होंगे। तो आपने ये सोचा कि द यूएस एड सस्पेंशन अंडर ट्रम्प president की shows how external funding is uncertain and often comes with strategic conditions। तो आया आपने ये बात सोची कि इस जो पूरी ऊपर ये लाइन पड़ी हुई है, जिसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट जो है ये एक बेहतरीन किस्म की हुक हो सकती थी। ये आपको थीसिस स्टेटमेंट का कल को पेपर में आइडिया दे सकती थी। कैसे? कि ये डिस्कस कर रही है हाउ रिलायंस ऑन फॉरेन एड हैज़ हिंडर्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, एंड वाई इंडिजिनस ग्रोथ इज़ द ओनली सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो अब जब आप कल को बैठे होगे इकॉनमी से रिलेटेड कोई ऐसे लिखने के लिए, आपके दिमाग में वो जो थॉट्स हैं नहीं आ रही होंगी, तो आप याद करोगे इस लेक्चर को कि हाँ सर ने ये बात कही थी। और ऐसे चाहे हो ये वाला, ऐसे हो फॉरेन एड वर्सेस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, व्हाट पाथ शुड पाकिस्तान टेक, या ऐसे हो आपका इकोनॉमिक सोवरेनिटी, द की टू पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये आर्टिकल ये ऐसे हो, या द इम्पैक्ट ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऐसे का टॉपिक हो। आप अब क्या हो चुके हो, इस काबिल हो चुके हो। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करने लगा उन चीज़ों को। तो ये जो यूज़ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एड कट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पाकिस्तान इकॉनमी हैज़ बीन हिस्टोरिकली टाइड विद इट्स जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप विद द यूएस, ठीक है जी। तो जियो पोलिटिकली हम किस तरह यूएस के साथ अलाइन थे, और आते ही जनवरी 2025 में, ठीक है जी, ये आपके मार्को साहब आके क्या कहते हैं कि भाई हम तो 3 सवाल करेंगे, आया ये हमें खुशहाल मजबूत और सुकून वाला बनाएगा, एंड इफ द आंसर इज़ नो तो हम नहीं देंगे। तो ये क्या थी, एक हुक थी। और अब अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ और आपको मैं ये विजुअल दिखाऊँ, तो अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इमीडिएटली आफ्टर जॉइनिंग द ऑफिस इन जनवरी 25 प्रेसिडेंट ट्रम्प ये एंड नेसेसरली द एड रेसिपिएंट कंट्रीज। तो अब यही वो एक लाइन जिसको आपने ऐसे पढ़ा ज़ाया कर दिया, अब आपके लिए वो क्या बन चुकी है, ऐसे की हुक, आने वाले ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट का आइडिया बन चुकी है। अभी तो आगे आगे चलिए देखिए क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। और मैनी एनालिस्ट इन पाकिस्तान देयरफॉर सी इंडिजिनस इकोनॉमिक ग्रोथ एज द ओनली पैनेसिया फॉर अचीविंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इन द कंट्री। कि भाई पाकिस्तान को अब किसी के ऊपर आसरा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट भी इस बात को क्या कर रहे हैं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई और इसकी यूटिलाइजेशन भी हमने देख ली। बट द क्वेश्चन हेयर इज कि जो कि हमने कल के लेक्चर में अपने, ठीक है जी, ये लेक्चर पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक 2 जो डेमो लेक्चर था ऑब्वियसली, इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की। पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास वो यूथ है, वो पोटेंशियल है, वो आपके पास क्लाइमेट है, वो आपके पास आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। बट वाई फिर भी पाकिस्तान अपने इंडिजिनस इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक आपके एलिमेंट्स हैं, उनको यूज़ करके सेल्फ रिलायंट इकॉनमी नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा है तो उस डाटा को अपने माइंड में प्रोसेस करें। मेरी जान, ऐसे नहीं होता कि आप ये सोचो कि वो पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर था वो अलग है। नो, देखो ये हाथ है ना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इससे मैं कुछ करूं, इससे मैं कुछ करूं, बट है तो मेरे ना, ठीक है। इसी तरह ये जो डाटा आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड किया गया था, वो डाटा जो अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके माइंड को इतना काबिल होना चाहिए। जो मैं भी बनाऊंगा, देखिएगा आप मैं कैसे बनाता हूँ आपको, लेकिन आपको इतना काबिल बनना पड़ेगा कि उस डाटा को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकूँ, इस डाटा को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकूँ। तो जो मोस्ट एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के बारे में, वो जो है वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा? जो आर्टिकल का राइटर है, कल तो मैं ना सर हसीब स्वाति आपको ये बात समझा रहे थे ना, आज हम ज़रा उस आर्टिकल का जो राइटर है उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं, वो जो हमें बात सिखा रहे हैं अपने आर्टिकल में, वो कहते हैं द 2024 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वेंट टू टर्किश अमेरिकन प्रोफेसर डेरेन एक्कीमोग्लू। ये वही राइटर हैं जिन्होंने वाई नेशंस फेल की बुक लिखी है अलॉन्ग विद दूसरा राइटर, हु अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो हमारे राइटर हैं इस आर्टिकल के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ में सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहा। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि डैरन साहब क्या बात करते हैं, और वो डैरन साहब ऐसे दिखाई देते हैं। तो कल को जब आप विजुअली किसी चीज़ को देखते हो, ये चेहरा आप देखोगे, तो आपको बहुत जल्दी से ये बंदा याद आ जाएगा। नाम इनका क्या है? डेरेन एक्कीमोग्लू। फॉर एग्जाम्पल कल को आप जाते हो, ऐसे में बैठे हो पेपर में, याद नहीं आ रहा डेरेन एक्कीमोग्लू, तो
मैं अगर इसको कहूँ डेरेन मोटासागोलू, तो डेरेन मोटासागोलू, डेरेन एक्यूमोग्लू, डेरेन मोटासागोलू, डेरेन एक्यूमोग्लू, अब आपको याद रहेगा। सो जब पेपर में आप अपने लिए ये यूजली, जब बोर्ड में मेरी थर्ड पोजीशन थी, उसके पीछे ये वाली जो ट्रिक है, बहुत बड़ी एक यूटिलाइजेशन होती थी इस ट्रिक की, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मैं अपने लिए ना वो शॉर्ट कोड्स बनाया करता था। जैसे केमिस्ट्री में एक कार्बन के रिएक्शन होते थे, नाक मजसाफ़ी कल सासी, NaKCl CaC, तो एन कार्बन के इन सब के साथ रिएक्शन होते थे। मुझे आज तक याद है 2013 में मेरी मैट्रिक हुई हुई है, आज शायद पता नहीं 12 साल हो चुके हैं। तो डेरेन मोटा सा गोलू, डेरेन एक्कीमोग्लू, कल को नाम लिख के आओगे, ज़्यादा स्कोर मिल रहा होगा। तो डेरेन साहब जो हैं, इसके ऊपर हमें कुछ एक मॉडल अपना प्रेजेंट करते हैं, और उस मॉडल की वजह से वो हमें बताते हैं कि बेटा पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या है। वो हमें जो मॉडल देते हैं उसका नाम है एक्कीमोग्लूज मॉडल ऑफ इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, और नाम से ही जाहिर हो रहा है इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस, यानी जब तक इंस्टीट्यूशन एफिशिएंट नहीं होंगे तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। और इसकी बहुत मज़े की वो एग्जांपल देते हैं कि जो आपकी नेशनल प्रोस्पेरिटी है ना जी, वो किस पे लाए करती है, वो लाए करती है प्रीवैलेंस ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, यानी जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंक्लूसिव नहीं होंगे। इंक्लूसिव से क्या मुराद है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करें, वो इनकरेज करें इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स को, और वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, आपके पास भी पावर हो, मेरे पास भी पावर हो। जब तक ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं आ जाते तब तक कोई भी नेशन जो है वो प्रॉस्परस नहीं हो सकती। और इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि नहीं, नेशनल प्रॉस्पेरिटी जो है, ओहो गलत हो गया यहाँ पे, रुकिए एक दफ़ा फिर से करते हैं। नेशनल प्रोस्पेरिटी उस कंट्री की होगी जहाँ पे क्या होगा, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होंगे। वो क्या बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी तब आएगी जब इंस्टीट्यूट क्या होंगे, इंक्लूसिव होंगे। वो आपको भी प्रोसेस में शामिल करें, मुझे भी शामिल करें, और वो क्या करें, सिक्योर करें प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को, कि जो चीज़ आपकी उसके ऊपर कोई दूसरा ना आ सके। वो ऐसी इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स में, जिससे लोग एम्पावर हो सकें, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें बड़े प्लूरलिस्टिक वे में, कि गली मोहल्ले में रहने वाला बंदा भी और पीपीपी का नुमाइंदा भी दोनों एक जगह पे आ सकें, एक पावर को एंजॉय कर सकें। सिर्फ वही कंट्रीज़ क्या होंगी, वही नेशंस होंगी प्रॉस्परस नेशन। और दूसरी तरफ वो नेशनल पॉवर्टी का जिक्र करता है कि वो कंट्रीज़ हमेशा पॉवर्टी के धाने पे रहेंगी, जो क्या करेंगी, जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होंगे, एक तरफ इंक्लूसिव, एक तरफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, और दोनों का ये क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन का जो मॉडल है वो हमें यही सिखाता है कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन जो एक्सट्रैक्ट करेंगे रिसोर्सेज को, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एलीट के लिए, सिर्फ एलीट के पास क्या होंगे, मेजर रिसोर्सेज पाए जाएंगे, डेवलपमेंट के इंसेंटिव्स नहीं होंगे, सदियों बाद सालों बाद जाके कोई डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी सिर्फ एलीट के पास, रिसोर्सेज भी एलीट के पास, कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी उनके पास, और डेवलपमेंट यानी टेक्नोलॉजी और स्किल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही थी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। तो मेरी जान, ये दो मॉडल्स आपके सामने, जो एक मॉडल जिसकी दो डिवीजन हुई हुई हैं, जिसको हम कहते हैं एक्कीमोग्लूज, डेरेन मोटासागोलू यानी एक्कीमोग्लू, उसका मॉडल ऑफ इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। और अब इसको आप देख के मुझे बताएं कि जो आपके नेशनल प्रोस्पेरिटी है वो जो है वो किस तरफ आएगी, जब आपके इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे, और आपकी नेशनल पॉवर्टी तब होगी जब आपके इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव होंगे। ये लगा थप्पड़। अब तो मेरे पास वीडियो भी है, मैं तो आपको लाइव थप्पड़ भी मार सकता हूँ। नो, क्या होगा, आपकी जब तक ये इंस्टीट्यूशंस डिवाइडेड रहेंगे तो ये क्या होंगे, एक्सट्रैक्टिव होंगे, ये एक्सट्रैक्ट करेंगे आप में से, मुझ में से, ये क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी टाइम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे ताकि हम एलीट को सर्व कर सकें। और जहाँ पे प्रीवैलेंस ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होगा, मिलिट्री जुडिशरी के साथ जुडिशरी, आपके एग्जेक्टिव के साथ एग्जेक्टिव, मीडिया के साथ बड़े ही गुड रिलेशन में होगा, तो डेरेन एक्कीमोग्लू का जो मॉडल है वो हमें ये सिखाता है वो कंट्री क्या करेगी, प्रॉस्परस कंट्री के तौर पे सामने आएगी। और इसको जो आर्टिकल के राइटर हैं वो किस तरह लिखते हैं, अब ज़रा हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रीड कीजिएगा। ये कहते हैं, द ग्रुप्स इन पाकिस्तान विद पॉलिटिकल पावर, जिसको पावरफुल एलीट कहा जाता है, वो फ्रेम करते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू इंक्रीज देयर ऑन इनकम्स। अच्छा, ये जो पावरफुल एलीट है ये ऐसी पॉलिटिकल और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम को बढ़ाएं। आपकी इनकम और मेरी इनकम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। दे ऑल्सो यूज़ दीज पॉलिसीज़ टू डाइवर्ट रिसोर्सेज टू देम
फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एक तो पहले वो क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे उनकी अपनी इनकम बढ़े, और उन पॉलिसीज़ का जो मकसद होता है वो होता है रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना दूसरी पॉपुलेशन से मुड़ के अपनी तरफ। और ओइंग टू सच पॉलिसी अप्रोच, और ऐसी अप्रोच के चलते हुए क्या होता है जी, ये होता है कि इनएफिशिएंसी इज़ द नेचुरल आउटकम इनहिबिटिंग नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपकी जो इनएफिशिएंसी है, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, इनएफिशिएंट गवर्नेंस, वो आपका और मेरा मुकद्दर बन जाता है। तो आर्टिकल बड़े राइटर जो हैं बड़े खूबसूरती से ये बात का इजहार कर रहे हैं कि द ग्रुप इन पाकिस्तान विद पॉलिटिकल पावर, जिसको द पावरफुल एलीट कहा जाता है, वो पॉलिटिको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी क्राफ्ट करते हैं जो उनकी इनकम को इंक्रीज़ करे। पहला पॉइंट क्या, उनकी इनकम को इंक्रीज़ करे। दूसरा क्या, आपके जो रिसोर्सेज है उसको डाइवर्ट करे पॉपुलेशन से अपनी तरफ। और इसकी वजह से ओइंग टू सच पॉलिसी, यहाँ पे वो क्या करते हैं, जीरन का इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं कि इन एफिशिएंसी इज़ द नेचुरल आउटकम इनहेबिटिंग नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब देखें, अब आपको समझ आ गई कि जो पावरफुल एलीट का कॉन्सेप्ट है वो क्यों पाकिस्तान को जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं लाना, ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दे रहा। और इस एक छोटी सी स्लाइड में द पावरफुल एलीट का कीवर्ड जल्दी से समझिएगा, नोट कुछ भी नहीं कीजिएगा, मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ये आपका पावरफुल एलीट का कीवर्ड, पॉलिटिको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसका कीवर्ड। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एसे, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह के पेपर्स में जब आप इस तरह के कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो आया आप रेस्ट ऑफ द क्राउड से अलग नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली आप अलग हो जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई ये सीरीज शुरू करने का पर्पज़ ये कि सिर्फ मेरे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं, सबको फ़ायदा हो, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ पेड सीरीज़। तो जो उसको बाय कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पास एक इंसेंटिव होगा कि आई एम लर्निंग समथिंग, और वो CSS में उसको मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा आगे अब जब हम चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। और वो एग्जाम्पल है क्या, वो तरीके की, उन स्टेप्स की, जिन स्टेप्स को यूज़ करके आपके जो पावरफुल एलीट हैं वो आपके और मेरे जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी बनाते हैं जिससे वो क्या कर सकें, रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सकें, अपनी इनकम को बढ़ा सकें। उसकी क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो जी वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? डिस्क्रिशनरी टैक्सेस लगा के। डिस्क्रिशनरी टैक्सेस ये होते हैं कि नॉर्मल टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स आपको जो पे करना पड़ रहा होता है, ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए, उसके ऊपर बैठे बैठे एग्जेक्टिव ब्रांच ये कहती है कि यार पैसे कम आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अपनी सैलरीज कम कर दें। ना 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 ना, अपनी सैलरी कम नहीं करते। आपकी CM मरीम नवाज साहिबा के दौर में अभी रिसेंट क्या हुआ है, वही आपका एक बंदा जो आपका MPA जिसकी सैलरी 1,30,000 होती थी, वो बढ़ के 900 के यानी 9 लाख हुई है। मरीम नवाज साहिबा के दौर में ये वाली चीज़ हुई है। तो वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपनी सैलरी बोलेंगे जी चलो मेरी इस मंथ की सैलरी निकाल दो। नो, वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये सेवर फूड की, आपके सामने स्लिप रखी जा रही है जी, जिसके ऊपर आपने क्या किए, 3 सिंगल चॉइस पुलाव खाए और जिसकी प्राइस बन रही थी 1350, और उसको आपने उसके ऊपर क्या किया जी, 16% का GST टैक्स पे किया, 216 रुपये। और 216 रुपये हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए आपकी जेब से। आपकी जेब से निकला हुआ ये पैसा, ये क्या है, डिस्क्रिशनरी टैक्स है जो आप जाने अनजाने में पे कर रहे थे, लेकिन आइंदा के बाद आपको ये पता होगा। और ये डिस्क्रिशनरी टैक्स क्या करते हैं, बर्डन द मिडिल क्लास प्रोड्यूसर्स एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज अनफेयरली। आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। दूसरा कौन सा वो हथकंडा अपनाते हैं, वो अपनाते हैं फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन का। पहला रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का, दूसरा फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन का। और ये टैक्स कंसेशन के थ्रू दिया जाता है सिर्फ लीड्स को। आपकी एक लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाली इंडस्ट्री है, और आपको क्या करते हैं, वो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको इतने कम प्राइस पे देगी। ये जो फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन की जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, और जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगी, हाई टैक्स पे करके आपका जो खर्चा है, जो आपकी इनकम है, उसको 10 टाइम्स बढ़ा देगी। यानी फॉर एग्जांपल ये पेन है, एग्जांपल देता हूँ, ये पेन है, ये मिल के 8-9 डिफरेंट इन जो इसमें पड़े हुए क्या है जी, इसमें पड़े हुए जो ये पेन्स हैं छोटे छोटे, उससे मिलके बना हुआ है। तो इस जो प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसका जो रॉ मटेरियल है सारा, ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट आपको सस्ते दामों देगी, लेकिन जब ये पेन बन जाएगा इसके ऊपर डिस्क्रिशनरी टैक्सेस लगाएंगे और बोलेंगे कि यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, आपको ज़्यादा पे करना चाहिए। तो ये होती है फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन। दूसरा काम एक्यूबोग्लू साहब के अकॉर्डिंग वो ये करते हैं, और जिसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ये डिफरेंट जो मेडिसिन हैं,
एक ही शॉप पे जाओ, ठीक है जी, एक ही मेडिसिन वो बोलेंगे जी ये बैच 1 है, ठीक है, दिस इज़ बैच 1, इसकी प्राइस है 106 रुपये, ठीक है, आपको बोलेंगे 106 रुपये। और बैच 2 उसी मेडिसिन का आप देखोगे जिसकी प्राइस जो होगी फॉर एग्जांपल 186 पे गई हुई होगी। आपने शायद देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, ना करे ना हो, अल्लाह ना करे कि हो, तो क्या है जी, आपने ये चीज़ देखी होगी, पर्सनली मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ। तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से आपकी जेब से और मेरी जेब से पैसे निकल रहे होते हैं वो होती है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। द इलीट लिमिट द मिडिल क्लास प्रॉफिट्स टू मेंटेन पॉलिटिकल डोमिनेंस। प्रॉफिट आपके पास आ गया, पैसे आपके पास आ गए, तो कल को आप भी पॉलिटिशियन नहीं बनोगे, बनोगे आप भी उठोगे। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रॉफिट है वो लिमिट कर देते हैं मिडिल क्लास की तरफ। और जिसकी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है जी, हम पास में भी देखते आए हैं, वो क्या है जी, ये आपकी हायरार्की। किंग ऊपर टॉप पे है, अकेला है, उसके नीचे जो हैं वो ज़्यादा लोग हैं, उससे नीचे और ज़्यादा हैं, उससे नीचे और ज़्यादा हैं। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। ये आपके पेजेंट्स आ गए, ठीक है जी, ये आपके मिलिट्री सर्विसेज देने वाले नाइट, ये आपके आगे जी वो क्या कहते होते हैं, इनको इनका भी एक बड़ा मज़े का वर्ड होता था लॉर्ड। इस टाइम पे ये लिखा हुआ है, लेट्स सपोज लॉर्ड्स हैं ये, और ये ऊपर क्या है आपका किंग। तो ये जो हैं ये फूड देते हैं इनको, ये प्रोटेक्शन देते हैं इनको, ये बदले में उनको पैसे देते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लॉयल्टी और मिलिट्री एड देते हैं किंग को। तो हमेशा से यही चलता हुआ आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, ख़त्म कभी भी नहीं होता, ऐसा ही रहता है। तो ये तीन, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके, फैक्टर प्राइस को मैनिपुलेट करके और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को करके, जो पावरफुल इलीट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, सस्टेन करना पाकिस्तान की इकॉनमी का, वो पॉसिबल ही नहीं छोड़ते। और यही बात जो है एक्कीमोगलू साहब अपनी नेशनल प्रोस्पेरिटी और अपने नेशनल पॉवर्टी का जो इनका मॉडल है, क्या नाम था उस मॉडल का, इधर देखिए, इधर इधर हेयर हेयर यहाँ देखिए, क्या नाम था उस मॉडल का, मॉडल ऑफ सर, मॉडल ऑफ क्या था जी, सर मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी, MII, ठीक है जी, MII। जो एक्कीमोगलू साहब है वो MIT के प्रोफेसर हैं, तो MIT को जोड़ के आपने MII बना देना है, मॉडल ऑफ इनएफिशिएंट इकोनॉमीज़ या इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह चीज़ों को आपने याद करना होता है। अब जो बीच में ये मैं टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप जागे रहें, आपको पता हो कि सिर्फ कंटेंट का आना या मज़े से बैठे हुए लेक्चर देखना, मुझे देखना ऐसे ओके वाह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं भाई, पेपर में मैं नहीं होऊंगा, पेपर में आप खुद दोगे, तो इसलिए थोड़ा सा जागिए। अब हम क्या करेंगे, ज़रा सा पाकिस्तान करंट अफेयर्स और एसए के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी नज़र डाल दें, क्योंकि कल को तो पेपर में अपीयर होना है। तो एग्जाम्पल्स हम देखना चाहेंगे किसकी, CSS एंड PMS के कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान में ये जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म किया जाता है, कौन से वो तरीके हैं। सबसे पहला SRO का कल्चर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स बाय इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इश्यूज SROs to grant tax exemptions, एक, and concessions, दो, to specific industries and business groups। अच्छा, जैसे कि स्पेशली टेक्सटाइल और शुगर, ये हमेशा जो हैं पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट्स रही हैं, ठीक है, इनको जो कंट्रोल करने वाले हैं टॉप एलीट्स रहे हैं पाकिस्तान के। तो ये जो हैं इनको क्या किया जाता है, टैक्स की एग्जाम्पशंस एंड कंसेशंस दी जाती हैं। और शुगर इंडस्ट्री कंट्रोल बाय पॉलिटिकल एलीट्स, हाँ ये जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं यही कंट्रोल कर रहे हैं भी पॉलिटिक्स में, हैं भी एलीट, तब जाके पॉलिटिकल एलीट बन रहे हैं। और जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आप ये देख के आओगे, SRO 1125 in 2011 granted क्या जी, exemption and concession to sugar industries and textile which was provided by FBR statutory regulatory order। तो मुझे बताएं नहीं मिलेगा स्कोर, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा स्कोर भाई। एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हो जाए, प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक टैक्स की एग्जाम्पल करते हैं कि पंजाब का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 अभी तक एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, आगे कोई वडेरा निकल आता है, इम्प्लीमेंट करने जाते हैं कोई पॉलिटिशियन निकल आ जाता है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा। कल को आप असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, आप जाके FBR में, ठीक है जी, आप जाके किसी भी पॉलिटिकल लीडर के गिरबान को हाथ डालेंगे कि यार सर आप टैक्स नहीं पे कर रहे, नो, आपके ऊपर ऑर्डर है, आपको ऊपर वाले की, उसको ऊपर वाले की, उसको ऊपर वाले की सुननी है। तो इसी तरह पाकिस्तान में ये चलता हुआ आ रहा है, एक SRO का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, दूसरा प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है जी, थर्ड एग्जाम्पल सब्सिडीज़ फॉर लार्ज बिजनेसेस बट हाई कॉस्ट फॉर सिटीजन। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है अभी कोविड के बाद, ठीक है जी, रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई उसके अमिड, ठीक है जी, जो ऑयल की प्राइसेस, जो घी है जिसको डालडा सिंपल वर्ड में आप कह रहे होते हो,
उसकी जो प्राइसेस बढ़ी, वो जो टैक्स लगे, वो जो कॉस्ट बढ़नी थी, जो गवर्नमेंट ने चाहा कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो बड़े बड़े मालिकान हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं, उन्होंने लगाया इसके ऊपर टैक्स, और उन्होंने जो प्राइस थी पहले फॉर एग्जांपल 325 का था, उसको उठा के 515 कर दिया। अब जो 515 रुपया है वो किसको, यानी 325 और 515 का जो भी डिफरेंस है, लेट्स सपोज 150 है फॉर एग्जांपल, तो ये जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन किसकी जेब से जा रहा है? आपकी मेरी जेब से जा रहा है। तो ये जो एग्जांपल है कि भाई सब्सिडीज़, इनको गवर्नमेंट ने कहा यार चलो बहुत सारे मामलात हैं, तुम्हें सब्सिडी भी देते हैं, एक तो सब्सिडी ली, उसके ऊपर जो प्राइस बढ़ा दी, और उसका जो असर हुआ वो हाई कॉस्ट किसने दी? सिटीजन्स ने दी। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, PSMI, कंट्रोल्ड बाय एलीट फैमिलीज, वी ऑल नो दैट, रिसीव्स बिलियंस इन सब्सिडीज वाइल शुगर प्राइसेस रिमेन आर्टिफिशियली हाई। इतनी प्राइस होती नहीं है, वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ठीक है जी, अपने वो जो गोदामों में भर देना चीज़ों को, मार्केट में उसकी शॉर्टेज करना और उससे प्राइस का आर्टिफिशियल हाई कर देना होता है, हम सब उसको भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से हुआ, जिसको सब्सिडी भी दी जा रही थी। और जाते जाते एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एनर्जी सेक्टर की कैपेसिटी पेमेंट्स, जिसका कॉन्सेप्ट है IPP से निकलता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इनके साथ इतना घटिया एग्रीमेंट हुआ है जो इनको गारंटी करता है पेमेंट इवन इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट प्रोड्यूस। इनको ये कहा गया कि भाई तुम आओ मुल्क में अपने कारखाने लगाओ, क्योंकि तुम मेरे बहनोई हो, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे साले हो। और उसके बाद जो कंपनियां उनकी लगी, जो IPPs हुए, उनके साथ ये वादा किया गया कि पाकिस्तान को अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये की बिजली चाहिए या 100 यूनिट चाहिए, और पाकिस्तान में तुम जो है फॉर एग्जांपल 90 बना रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में कैपेसिटी 90 की है, 10 हम पहुंचा ही नहीं सकते, लेकिन हम पेमेंट तुम्हें 100 की करेंगे। ये उनके साथ मुआहदा किया गया था। और ये वो एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स, ठीक है जी, जो आप इवन ऐसे के तौर पे, ठीक है जी, ऐसे के तौर पे ऐड कर सकते हो, पब्लिक ऐड, बिजनेस ऐड, उस तरह के सब्जेक्ट में भी कहीं पे आपको लगे कि आपने सोशियोलॉजी टाइप पेपर में कहीं पे इस तरह की एग्जांपल देनी है, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, तो ऐसे ज़बानी कलामी गुस्से से क्रिटिसिज्म नहीं करना, बल्कि ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स बाय FBR, कितना अच्छा लग रहा है। और बाय द वे ये आर्टिकल के नहीं है, ये मैंने खुद एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ें हैं। तो ये वो क्या है, आपकी वो एग्जांपल्स हैं जो एज अ CSS, एज अ PMS एस्पायरेंट आप दोगे तो स्कोर मिलेगा। नाउ अब अगर हमें ये पता है कि पाकिस्तान में ये सारे मसाइल हो रहे हैं, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स भी तो हैं, इदारे भी तो हैं, कुछ अच्छे लोग भी तो हैं, सारे बुरे ही तो नहीं हैं, तो क्यों नहीं काम किया जा रहा? उसके ऊपर कोई एफिशिएंट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उसका जो जवाब है, हमारे राइटर साहब जो हैं वो इस तरह देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा जी, सबसे पहले तो लेक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज है। ये सोशियोलॉजी, ठीक है जी, ये क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ वहाँ पे यूज़ हो सकता है। पाकिस्तान प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, पॉलिसी मेकिंग बेहतर क्यों नहीं है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही? तो उसका आप जवाब दोगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फलाना इन एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, ये राइटर जो हैं ये कहते हैं कि लैक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान लैक फंडिंग एंड एक्सपर्टीज़ फॉर रिसर्च टू क्रिएट इफेक्टिव एंड लोकलाइज पॉलिसीज़। आप क्या करते हो, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हो जो लोकलाइज्ड है ही नहीं है। पंजाब की पॉलिसी KP पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, पंजाब की पंजाब में होगी, KP की KP में होगी, लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है जी, पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है। लोकल लेवल पे तो कभी आके लोगों के मसाइल को देखना ही नहीं है, लोकल लेवल पे आके कभी टैलेंट को पहचानना ही नहीं है, लोकल लेवल पे आके कभी एडमिनिस्ट्रेशन देनी ही नहीं है। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन अमेंडमेंट हुई, वो भी पाकिस्तान को लोकलाइज नहीं कर सकी, और उसका जो रीज़न है वो लैक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज है, कि कभी हमने एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। दूसरा, फ्लॉड पॉलिसी मॉडलिंग, ओवर रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव मॉडल्स, एक एंड इकोनोमेट्रिक टूल्स लीड टू पॉलिसीज दैट इग्नोर यूनिक लोकल चैलेंजेस। हर एरिया का चैलेंज अलग है, हर एरिया की नीड अलग है, लेकिन हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, ठीक है जी, बस क्वांटिटी के हिसाब से हम करते हैं। 10 बंदे यहाँ पे जो हैं जी चोर हैं, तो ये इलाका सारा चोरों का, 10 बंदे शरीफ हैं जी, सारा इलाका शरीफों का, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मॉडल, जो कि सोशियोलॉजी में आप पढ़ोगे। और इकोनोमेट्रिक टूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं लोकल चैलेंजेस को। कीवर्ड्स देखिए, हेडिंग्स देखिए, सब हेडिंग्स देखिए, और समझ जाइए कि इसका आपने क्या करना है।
एंड कॉपी पेस्ट ग्रोथ मॉडल, ये कितने मजे की हेडिंग है। पॉलिसी मेकर अडॉप्ट इकोनॉमिक मॉडल्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज रिजल्टिंग इन इनइफेक्टिव पॉलिसीज डिस्पाइट हैवी इन्वेस्टमेंट। हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पाकिस्तान में, LGBTQ का जो इस टाइम पे राइज है, आपको क्या लगता है कि आया ये पाकिस्तानी खुद मतलब इस तरह की वाहियात किस्म की, इस तरह की घटिया किस्म की मेंटालिटी रखते हैं? नो, ये क्या है जी, आपकी हैवी फंडिंग है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, बाहर की फंडिंग है बाहर की तरफ से। और पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा होता है कि यार हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तुम लोग भी कर सकते हो, तुम्हारी सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन आएगा वो इसके थ्रू आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। खैर वी आर लिविंग अवे फ्राम द, वो थोड़ा सा डेविएटिंग अवे फ्राम द टॉपिक, लेकिन ये तीन वो बुनियादी वजह जो हैं, ये आर्टिकल के राइटर हमें बताते हैं कि लैक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज, फ्लॉड पॉलिसी एंड कॉपी पेस्ट मॉडल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बेहतर हो ही नहीं पा रही, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो रिसर्च के रिसोर्सेज हैं, पॉलिसी मेकिंग है तो फ्लॉड है, और अगर मॉडल हम कोई फॉलो कर रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट का मॉडल है जो पाकिस्तान की सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकता। सो वॉट, क्या मतलब क्या हो गया इससे अगर पाकिस्तान उनके मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा? इससे पता है होता क्या है, कंट्रीज़ जो हैं वो इस टाइम पे जो मॉडल फॉलो कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्री, वो करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ऑफ डेवलप्ड नेशंस, जो फोकस किसके ऊपर करता है? वो फोकस करता है कैपिटल के ऊपर, एक, लेबर के ऊपर, दो, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तीन, एंड ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, चार। इन चार डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर वो क्या करता है, वो फोकस करता है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ये जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सिमिलर रिजल्ट अचीव नहीं कर रही। क्यों? मतलब कैपिटल जो है उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेबर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हो रही है। यही तो एक इंडस्ट्री, एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इनके ऊपर जब इन्वेस्टमेंट हो रही है फिर भी एक कंट्री ग्रोथ नहीं कर रही, तो आपको क्या लगता है? एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ कि कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसको जी? मार्क ज़ुकरबर्ग को या इलॉन मस्क को। उसको लेबर भी प्रोवाइड करती है, उसको टेक्नोलॉजी में भी असिस्ट करती है, और उसको ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करके देती है। उसको ये कहती है कि यार चलो तुम्हें सब्सिडाइज भी करते हैं, तुम्हारे पैसे भी कम कर देते हैं, तुम्हें अपनी तरफ से लोग भी देते हैं, पॉलिटिकल कवर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम रशिया के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाएं, तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम चाइना के अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है जी, तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है या ईरान का जो इस टाइम पे बन रहा है मिसाइल का प्रोग्राम, ठीक है जी, उसको कंट्रोल कर सके। तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे जो अब्बा जी हैं इजराइल, ठीक है जी, वो खुश हो जाएं। ये क्या किया जा रहा है? यूएसए जिसका मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना, वो किसको फंड कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है? इलॉन मस्क को और मार्क ज़ुकरबर्ग को, जिसका पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं है। ना इनके बेटे हैं, ना उन बेटों ने आना है इधर पॉलिटिक्स में, उन्होंने बिजनेस करना है, उन्होंने हमेशा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को स्टार्ट करना है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब आप यूएसए का मॉडल फॉलो करो तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट कौन है? जरदारी साहब, ठीक है जी, जरदारी साहब आया। जरदारी साहब आपको कहेंगे कि यार चलो पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। शरीफ साहब, ठीक है जी, खान साहब, सारे पॉलिटिकल एलीट हैं, कोई इसमें कोई सीधा नहीं है, ठीक है, सारे के सारे ये वो हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं। कौन सा पॉलिटिशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा? कौन सा पॉलिटिशियन इकॉनमी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा? पीछे ही आर्टिकल में हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, अब पाकिस्तान इस बात को आहिस्ता आहिस्ता समझता जा रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल का राइटर कि पाकिस्तान अब इस बात को समझा है कि भाई जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट आपके बेहतर नहीं होंगे, ह्यूमन के ऊपर क्या डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कर रहे हो, लेबर के ऊपर कर रहे हो, और कैपिटल के ऊपर जो कर रहे हो, वो कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। एंड नाउ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ अ मेजर फोकस। तो पहले क्या होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मॉडल है उनको कॉपी पेस्ट किया जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम क्या कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, डाटा है। आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जा रहे हो कि अच्छा पहले इकॉनमी को हम कॉपी पेस्ट करते थे, अब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम खर्चे करने के ऊपर उनको बेहतर बनाने की तरफ आए हैं। और जब से हमारा इंस्टीट्यूशन के ऊपर आना जो फोकस्ड है वो आना शुरू हुआ है, जिसको आपके एनाटोल लाइवन, ठीक है जी, गौर से सुनिएगा, एनाटोल लाइवन अपनी बुक पाकिस्तान हार्ड कंट्री में भी इसका जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी लोग करप्ट हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन है सबसे टॉप का मिलिट्री, वो क्या कहता है कि हमें इंटरवीन करना पड़ता है, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो करप्शन करते करते मुल्क को खा जाएंगे। ये है एनाटोल लाइवन की बात जो पाकिस्तान हार्ड कंट्री बुक में वो करते हैं। और उस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखते हुए कहता हूँ कि अ क्रूशियल जेट इग्नोर्ड फैक्टर जो कि है
बैलेंसिंग इंस्टीट्यूशनल पावर वो हम भूल गए। मिलिट्री ये भूल गई कि मिलिट्री भी एक इंस्टीट्यूट है, और एनाटोल लाइवन के अकॉर्डिंग तो मिलिट्री ने उनको बताया कि पाकिस्तानी करप्ट है इसलिए हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। लेकिन वो जो उनका इदारा है वो इतना पावरफुल बन गया कि उस हायरार्की में जो ऊपर किंग था अब वो किंग के तौर पे एक्ट कर रहा है, विच इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। तो जब तक इस बैलेंस, ये जो आपका इस टाइम पे ये बना हुआ पिरामिड है, ये जो पिरामिड है जो पीछे आपने देखा, जब तक ये पिरामिड एक सीसॉ के तौर पे नहीं आएगा जिस पे सारे बैलेंस होके बैठेंगे तो ये सीसॉ बैलेंस रहेगा। इससे हमने शिफ्ट करना है इसके ऊपर। पता है ये विजुअल मॉडल आपको मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि कल को पेपर में आपको याद रहें। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मज़े की हैं, समटाइम स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आप ये चीज़ें अपने पास रखा करें, याद रखा करें। ये पिरामिड बन गया, ये सीसा मॉडल इमेजिन करो ना, यहाँ पे सिविलियंस बैठे हैं, यहाँ पे मिलिट्री बैठी है, यहाँ पे जुडिशरी है, यहाँ पे एग्जेक्टिव है, यहाँ पे आपकी मीडिया है, ठीक है जी, यहाँ पे आपकी सोशल सोसाइटीज़ हैं, और ये बीच में आपका मेरा प्यारा सबकी जान पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो तब ये बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जो इकोनॉमिक मॉडल हम फॉलो कर रहे थे वो फ्लॉड हैं, क्यों? क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ज़रूरत थी, और इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते करते हमने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूशन किसी एक को इतना पावरफुल बना दिया कि अब वो दूसरों को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जिसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो क्या है जी, ये आपका काला डाला, ठीक है जी, ब्लैक विगो डाला, देखते ही आप सबको, और नहीं यार प्लीज़ तो क्या है ये जी, आपका वो डाला कि नज़र आया तो अल्लाह ही बचाए उनसे। तो खैर ये आपका क्या है जी, वो कल्चर है जो पाकिस्तान में फ़रोग पाता जा रहा है। आपको लगा ना कि आगे डाले वाले उठाने नहीं आए, और ना अल्लाह करे ना कभी आए वो। अच्छा, तो जी यहाँ तक आके हमने क्या कर दिया, उन बेसिक जो राइटर की बातें हैं उनको समझा, और अब मैं आपके आगे वो एग्जाम्पल रखने की कोशिश करूँगा कि जब क्या हो कि जब आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर काम न करें और ये डिफरेंट इन चीज़ों के ऊपर काम करते रहें, जब आप इंस्टीट्यूशंस मिल के एक जगह पे यूनाइट ना हो, तो पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होता है। अब हम उसकी एग्जांपल्स देते हैं जो कि पेपर में आपको बहुत सारी क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। तो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जाता है, और इसको कंपेयर किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल पावर इम्बैलेंस के साथ। बड़े गौर से समझिएगा कि पाकिस्तान हैज़ ओवर 200 स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, जिसको एस कहा जाता है। एनर्जी, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी ये बहुत सारी एस हैं। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय डेवलप्ड नेशन, पाकिस्तान ने फोकस किया किसके ऊपर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग करना। पाकिस्तान ने कहा यार सारी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, सरकारी लोग वैसे भी काम नहीं करते, तभी उनके पेट निकले हुए होते हैं, तो ऐसे करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ ये कि पावर इम्बैलेंस अमंग इंस्टीट्यूशन की वजह से, यानी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एलीट एंड जुडिशरी के दरमियान में जो टसल लगी रहती है, इनमें जो एलीट तबका है जो कि आपके पिरामिड में ऊपर यहाँ पे कहीं फॉल करता है, उसने क्या किया, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, जो प्राइवेटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही थी, उसको इनएफिशिएंट बना दिया। जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस था वो इतना इनएफिशिएंट हो गया कि जिस प्रोसेस ने ऊपर ग्रो करना था, प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होना था, उल्टा नुकसान होने लग गया। यानी ये हमारा वो लेवल था, इससे हमने ऊपर उठना था, लेवल सबके निकलेंगे, तो वो क्या हुआ, हमारा जो इदारा है वो उस पॉइंट से जहाँ से इसने उठना था उससे भी नीचे आके गिर गया। एंड आया कोई एग्जाम्पल है सर? बेस्ट एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल्स, ठीक है जी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान स्टील मिल्स, ठीक है जी, वाज earmarked फॉर प्राइवेटाइजेशन बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड जुडिशियल डिसीजंस स्टाइल द प्रोसेस लीडिंग टू इट्स कोलैप्स। और उसकी जो एग्जांपल है, अभी 45 मिनट अगो आर्टिकल जो आया हुआ है, एक जो छोटी सी खबर है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स टर्मिनेट्स 1350 एम्प्लॉयज़, 1350 एम्प्लॉयज़ का रोज़गार चला गया। कितनों के वो भाई होंगे, कितनी की वो अम्माएँ होंगी, कितनों के वो बहनें होंगी, या कितनों के वो फादर होंगे, उनकी जॉब चली गई। ये किसकी वजह से? ये जो हमने पीछे पढ़ा कि इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस और पॉलिटिकल और जो मिलिट्री की जो ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस है, उसकी वजह से। एक और खबर पढ़ें, पाकिस्तान रशिया इज़ इन टास्क टू इस्टेब्लिश न्यू स्टील मिल एट PSM साइड। पुरानी गर्क हो गई, ठीक है जी, चलो नहीं बनाते हैं। पैसे कहाँ से निकलेंगे? GST के थ्रू आपके जेब से निकलेंगे। और उन टैक्सेस को क्या कहा जाता है, मुझे ये बताएं। क्या वर्ड था आपको जो मैंने बताया था, वो कौन सा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट किसी भी टाइम लगा देती है? डिस्क्रिशनरी टैक्स। डिस्क्रिशनरी टैक्स आप पे करेंगे, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से कोई एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उसकी एक और खूबसूरत सी, सबसे खूबसूरत सी एग्जांपल है ये उड़ता हुआ पाकिस्तान का तैयारा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA
सफर्ड फ्रॉम इलीट इन्फ्लुएंस पहली चीज़, मिसमैनेजमेंट दूसरी चीज़, एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तीसरी। इन तीन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, पीआईए का वो हंसता खेलता हुआ जहाज़ जो यहाँ से उड़ा था, ठीक है जी, वो रास्ते में ही कहीं क्रैश कर गया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि पीआईए को बाय करने के लिए पीएमएलएन जो है वो बड़ी सरगर्म है, वो चाह रहे हैं कि इसको वो प्राइवेट तौर पे बाय कर लें। और मे बी आपको कल को फिर मरीम नवाज़ साहिबा का, ठीक है जी, आपके नवाज शरीफ साहब का इसके ऊपर फ़ोटो नज़र आए, पीआईए ख़त्म हो जाएगा और इसको वो अपने नाम पे कोई एक प्राइवेट जो एजेंसी है उसके तौर पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये होता है जब आप क्या करते हो, प्राइवेटाइजेशन को अंडर लेके आते हो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस के, तो आपके सामने ये वाली मजाकें होती हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये पड़ी हुई है, न्यूयॉर्क सिटी टर्मिनेट्स $220 मिलियन लीज ऑफ पीआईए, न्यूयॉर्क सिटी कैंसल्स $220 मिलियन डील, न्यूयॉर्क सिटी कैंसल्स $220 मिलियन रूजवेल्ट होटल डील विद पीआईए आफ्टर क्रिटिसिज्म। एक दिन पहले 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है। और ये भी कोई इस तरह की कहानी चल रही होगी कि इसको यहाँ तक पहुँचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल का जो राइटर है और आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं, कहा करें उस्ताद मोहतरम अच्छा लगता है, तो क्या है जी, आपके सामने ये डाटा रख रहे हैं। और ये क्या है, वो यूटिलाइजेशन का बेहतरीन तरीका है कि जब आप ये एग्जाम्पल्स देते हो, ये वाली सोच अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हो एग्जामिनर को, उसको बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छा आपको वो स्कोर भी देता है। एंड नाउ स्टार्ट्स द चैप्टर 2 ऑफ दिस आर्टिकल, जिसमें जो आपके राइटर हैं वो इंस्टीट्यूशन का जिक्र करते हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारी डिटेल आपको मिल गई। इंस्टीट्यूशन का जिक्र करते हुए वो हमें क्या करते हैं, वो सिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान में स्पेशली एंड ओवरऑल ग्लोबली वो क्या हैं, डिवाइड हुए हुए हैं किस कैटेगरी में, 3 डिफरेंट टाइप्स में। पहली आती है इंस्टीट्यूशन की वो कैटेगरी जिसको हम कहते हैं नेकेड पावर इंस्टीट्यूशन, नंगे नहीं, नेकेड पावर इंस्टीट्यूशन, जो अपनी पावर का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है जी, नाम नहीं लेंगे। दूसरा इंस्टीट्यूट आता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि लॉ बेस्ड डिसीजन करते हैं, अपनी पावर का जो इख्तियार है वो लॉ से डिराइव करते हैं, आपने गलती की तो आपको सज़ा देंगे, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान की जुडिशरी, ठीक है, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया जाए। और तीसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जो कि किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी एक पहले पॉलिसी बनेगी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो है तीसरा इंस्टीट्यूट है, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी सिविल सर्विसेज एकेडमी है, जिसके आप एस्पायरिंग कल के कैंडिडेट हो, कल को आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंशाल्लाह जा रहे हो, मुझे पता है जा रहे हो कि नहीं जा रहे, रुकमीन दाएँ यहाँ देखें, मैं आपके आश्रय बैठा हुआ हूँ कि यार मैं अपना सीएसएस छोड़ रहा हूँ, बैठा हुआ कि तुम लोग जाओगे यार, और अगर तुम लोगों का प्लान नहीं है तो मुझे बता दो, मैं मेरे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है, मैं खुद जाके कर लूँगा। तो ये क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होंगी, गवर्नमेंट आपको पॉलिसी बताएगी, ये पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन 3 हो गए, कौन से होगा, पहला नेकेड पावर इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। अब होता क्या है, इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नेकेड पावर ओवरराइड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है जी, जुडिशियल यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कौन ओवरराइड कर देता है, वो जिनके पास नेकेड पावर है, और ये अंडरमाइन करते हैं इंक्लूसिविटी को एंड इकोनॉमिक विजडम को। ये कहते हैं कि भाई मुझे इंक्लूसिविटी नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है जी, मतलब मुझे किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, खुद को येलो कर दिया, ठीक है जी, और बाकियों को कह दिया कि भाई यू आर रिजेक्टेड कैंडिडेट हो, रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। और इसको ये कहते हैं कि भाई यही इकोनॉमिक विजडम है, जिसका एनाटोल लाइवन अपनी बुक में भी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की जो ये नेक्सस है ये कह रहा है कि भाई सिविलियन आर करप्ट, दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, इंक्लूसिविटी को अंडरमाइन करते हैं, उससे दूर रहते हैं, हम ही इकोनॉमिकली विजडम रखते हैं। दिस डिस्टर्ब्स गवर्नेंस एंड वीकेंस पॉलिसीज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी डेवलप वो क्या होगी, इसेंशियल पॉसिबल नहीं होगी, वीक रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके ये जो इस टाइम पे नेकेड पावर रखने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको अंडरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से इंक्लूसिविटी अंडरमाइन होती है और इकोनॉमिक विजडम जो है वो कभी भी खुल के सामने नहीं आती, पॉलिसीज़ वीक बनती हैं, गवर्नेंस डिस्टर्ब होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी पॉसिबल नहीं होती। और जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने को रखने लगा हूँ, एग्जांपल्स ही आपको कल को 70+ लाएंगी। यार 60 तो मेरा स्कोर था पाकिस्तान अफेयर्स में उस टाइम में, जब 10 और 15 का स्कोर आ रहा था, एक दफ़ा ऐसी भी थी, ये वही वाली दफ़ा है जब मैं अपीयर हुआ था। तो आप ऐसे समझें कि उस टाइम पर अगर मेरा 60 था तो सोचिए वो कितनी मुश्किल से वो 60 आया होगा। तो मेरी क्या कोशिश होगी, आपको 60 पे लाना, एटलीस्ट 70, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 70। तो
पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल पावर इम्बैलेंस, ये हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल आप कर सकते हो। आगे पूरा चैप्टर है बेटा जी, पूरा चैप्टर है जिसमें आपको सिखाऊंगा यूटिलाइजेशन। वैसे ही आपसे पैसे नहीं लूँगा, पूरा हक हलाल करके लूँगा। तो हेडिंग तो यहाँ पे आप दे सकते हो, उसके साथ साथ केस स्टडी के तौर पे क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो कि इन पाकिस्तान पावरफुल एलीट रियल इस्टेट डेवलपर्स ऑफन बाईपास इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, एग्जाम्पल लेते हैं, ये इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। बाय यूजिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, जो कि नेकेड पावर कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, इफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिफ्यूजेस टू इशू एन एनओसी फॉर अ हाउसिंग सोसाइटी ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, कि भाई आप शहर में क्या कर रहे हो, आम के बाग काट के आपने मुल्तान में डीएचए बना दिया, तो आया वो नेकेड पावर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है? आप पेपर में भी आप ये दे सकते हो, स्कोर भी मिलता है। बट द डेवलपर्स यूज देयर इन्फ्लुएंस टू गेट इट अप्रूव्ड, इट वीकन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डैमेज। बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको मैंने दी, ठीक है जी। और ये एग्जाम्पल क्या शो करती है, नेकेड पावर का जब अब्यूज़ किया जाए, एक ओवर यूज़ होता है और एक अब्यूज़ होता है, अब्यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान का रियल इस्टेट सेक्टर सामने आता है, जो एक डेड सेक्टर होता है, जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में डेड सेक्टर कहा जाता है। कि फॉर एग्जांपल एक प्लॉट आपने लिया, उसकी प्राइस कल को 1 करोड़ से 10 करोड़ पे चली गई, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप उसी जगह पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके कोई कारखाना लगा देते, सबसे पहले जॉब क्रिएट होती। और वही मॉडल, एक सेकंड ज़रा सा मुझे पीछे जाने दीजिएगा, वही मॉडल जो हमने यहाँ पे देखा, ये अब आपको समझ आ रहा है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते, वही 1 करोड़ रुपया लगाते और कोई एक बिज़नेस शुरू करते, तो बिज़नेस के चलते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करते, आपकी जो सेविंग है वो भी बढ़ती, यानी आपने कुछ कमाना है, वापस इसको देना है, इसने उठा के इसको देना है, आपकी बिज़नेस की वजह से सैलरी जनरेट होती, सैलरी से घर चलते, घर चलेंगे तो और बच्चे आएंगे, माशाल्लाह से बच्चे आएंगे तो क्या होगा, बिज़नेस में आएंगे, तो ये जो सर्कल है ये चलेगा। लेकिन लेट्स सपोज आपने एक प्लॉट ले लिया है और उस प्लॉट से क्या होगा, ये पूरे का पूरा सेक्टर तबाह हो जाएगा, पूरी की पूरी इकॉनमी कभी भी काम नहीं करेगी। तो अब देखो ना कितने मज़े से, पहले आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी और अब आपको क्या है, बहुत अच्छे से समझ आ रही हूँ। मैं इनका नाम भूल गया हूँ, ज़रा मुझे नाम देखने दे, डॉक्टर बाबर चौहान जी, एक तो भूलने की आदत। अच्छा, अब आते हैं हम किसके ऊपर जी, अपने इस एग्जाम्पल जो कि हमने अभी कंक्लूड कर दी। नाउ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज़, अब हम जिक्र कर रहे होंगे किसका जी, अपने उन 5 साला पाकिस्तान का जो उड़ान पाकिस्तान नाम का जो एक इनिशिएटिव है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जो इनिशिएट किया गया, उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये एक केस स्टडी के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। द 5 years प्लान, अ केस ऑफ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। कितने मज़े की हेडिंग है, कितने मज़े की केस स्टडी बन सकती है। वो कौन से 5 ईज़ हैं, 5 ईज़ का वो जिक्र करेंगे। 5 ईज़ कौन से हैं? पहला है एक्सपोर्ट, उन्होंने कसम उठाई कि भाई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, कसम उठाई पाकिस्तान डिजिटल हो जाएगा। जैसे इंडिया में जहाँ भी जाओ गूगल पे, आपका वो दूसरा कोई और पे है, वो पे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का वो जो मॉडल है, उसमें उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना है और इक्विटी लेके आनी है। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, सबको उनका हक मिलेगा, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका प्रोफेशन है, उसको साइड पे रख के। इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है जी। डिस्पाइट क्राफ्टिंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड 5 year प्लान्स, पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों, आखिर क्यों? कल की जो वीडियो थी, जैसे ये मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, ये स्टैटिस्टिक आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। अक्सर मैं आपको कहता हूँ विजुअली चीज़ों को वो करें। इसमें ये देखें, पाकिस्तान 1.9 पे है, इंडिया 6.5 पे ग्रो कर रहा है। ये इतना बेहतरीन मॉडल इंडिया ये भी नहीं फॉलो कर रहा, उसके बगैर वो 6.5 पे चला गया। रीज़न क्या है? वन मेजर रीज़न इज़ द इम्बैलेंस इन इंस्टीट्यूशनल पावर। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन का जो पावर है वो बैलेंस्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाबर चौहान साहब, विच हिंडर्स द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स। तो जो बेहतरीन प्लान है, इक्विटी, एक्सपोर्ट, एनर्जी, इन्वायरमेंट और ई पाकिस्तान, इस सब का सब तहस नहस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन कम्स द चैप्टर 3, जहाँ पे आप एज अ CSS एस्पायरेंट, ठीक है जी, एज अ PMS एस्पायरेंट, ठीक है जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई कमीशन का एग्जाम हो, वहाँ पे आपसे हमेशा रिकमेंडेशन पूछी जाती है। पाकिस्तान की इकॉनमी काम नहीं कर रही, वजह बताओ और हल बताओ। पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, वजह बताओ, हल बताओ। इन्वायरमेंट ठीक काम नहीं कर रही, क्या वजह है, क्या हल हो सकता है, आपसे सोल्यूशन मांगा जाता है। और इन आर्टिकल्स की, इन बाबर चौहान साहब के और इस तरह के अच्छे जो आर्टिकल राइटर्स हैं, उनकी ये बात है कि वो क्या करते हैं, हमेशा एक वे फॉरवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं। और मेरी अच्छी बात यह है कि मैं अपने एंड से कुछ चीज़ें उसमें ऐड करता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आती हैं। तो चैप्टर 3, बैलेंसिंग इंस्टीट्यूशनल पावर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, नाउ वी विल बी लुकिंग एट दोज रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट वो रखते हैं अपने आर्टिकल
में रिकमेंडेशन सेक्शन में वो क्या रख रहे हैं जी, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। जस्ट एज ब्लड सर्कुलेशन सस्टेन्स अ बॉडी, बैलेंस पावर अमंग इंस्टीट्यूशन इंश्योर स्मूथ इकोनॉमिक फंक्शनिंग। When certain institutions dominate others, the overall economic system suffers inefficiencies. Wow, nice. वाओ नाइस, वो जो करते होता है। सो एक दफ़ा फिर पढ़ें। जस्ट एज ब्लड सर्कुलेशन सस्टेन्स अ बॉडी, ठीक है जी, बैलेंस पावर अमंग इंस्टीट्यूशंस इंश्योर स्मूथ इकोनॉमिक फंक्शनिंग। व्हेन सर्टेन इंस्टीट्यूशन डोमिनेट अदर्स, द ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम सफर्स इनएफिशिएंसीज। कितने मज़े की लाइन है। और अगर आपको अभी भी ये नहीं पता चला कि ये क्या है, एक हुक है, आप कैसे के लिए हुक होगी। कल को मेरी शादी होनी है, बीवी को लेके मैं कोई घूमूं फिरूंगा, ये कैमरे के आगे बैठ के आपको पढ़ाता रहूँगा। वो समझो, खुदारा खुद समझो, खुद इस काबिल बनो, मुझे प्राउड फील कराओ कि आपकी आंखें खुद वो बन जाएं। एक दफ़ा ये कल वीडियो में क्या सिखाया है कि इधर देखो इसको और आपको समझ आ जाए कि ये क्या डिकोड हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह किसी एक लाइन को पढ़ो और आपको समझ आ जाए कि ये आपका क्या है जी। ये कल को ऐसे को स्टार्ट करने के लिए एक वंडरफुल लाइन हो सकती है। पॉज करो वीडियो को अभी के अभी, इसको अपने पास कॉपी पे नोट डाउन करो और बताओ मुझे कि नोट डाउन हो गया है। रुको, अभी अभी रुको मुझे। ऐसे करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो जस्ट एज ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को सस्टेन करता है, बैलेंस पावर क्या करता है, इकोनॉमिक फंक्शनिंग को क्या करता है, इंश्योर करता है, बैलेंस रखता है उनको, ठीक है जी। और डोमिनेट एक करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, इनसे इनएफिशिएंसी से दो चार होगा। और अब वो आपको पहली एग्जाम्पल या पहला सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं द नीड फॉर बैलेंस पावर रिलेशन इज़ ज़रूरी। हेडिंग क्या है, द नीड फॉर बैलेंस पावर रिलेशंस। Pakistan's institution must redefine their power dynamics, ठीक है जी, to foster economic growth। रीडिफाइन करना चाहिए अपने आप को, अपने पावर डायनामिक्स को, ताकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अकॉर्डिंग टू द MII, क्या था MII, मॉडल ऑफ इस्लामिक इंक्लूसिविटी, नहीं, मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिविटी, कुछ ऐसा था मैं भी भूल गया हूँ वैसे। तो इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग एक्सेसिव पावर शुड वॉलंटरली लिमिट देयर इन्फ्लुएंस इन द नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कि यार उनको खुद इस काबिल हो जाना चाहिए, उनको खुद इस चीज़ को समझ आना चाहिए कि यार इतनी पावर का हमने क्या करना है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आप अपने सामने सरप्राइज होंगे। एप्पल, ठीक है जी, आईफोन एप्पल वाला, ठीक है जी, उसके CEO टिम कुक, ठीक है जी, उनका आज से 1 साल पहले शायद की बात है, उन्होंने अपनी जो सैलरी है उसको कम करने की वो दरख्वास्त की कंपनी से कि यार मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता ही नहीं मैं इसका क्या यूज़ करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी पावर, इतनी जो सैलरी है, तो मैं अपनी सैलरी में कट चाह रहा हूँ। इतनी बड़ी बात, और वो गोरा, वो नॉन मुस्लिम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे इस टाइम पे लीडर्स हैं सिविल मिलिट्री में ही देखा जाए तो हाफिज़ साहब हैं माशाल्लाह से, अगर हम उनका जिक्र करें तो डेफिनेटली वो कर भी रहे हैं, ठीक है जी, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। कहना पड़ता है, समझो। तो नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अपनी पावर को इन्फ्लुएंस, वो जो उसका लिमिट है उसको कम करना पड़ेगा, तब चीज़ें बेहतर होंगी। अकॉर्डिंग टू नाम क्या था इनका जी, चौहान, बाबर चौहान साहब, पहला सोल्यूशन वो ये देते हैं, ठीक है। दूसरा वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल रीडिफाइन करते हैं पावर डायनामिक्स को। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन वो ये देते हैं कि पाकिस्तान का जो आपका जो वो है ई 5 ईज प्लान है, उड़ान पाकिस्तान इकोनॉमिक विजन है, उसका वो जिक्र करते हैं कि जहाँ पे आपने एजुकेशन, जहाँ पे आपने एनर्जी, जहाँ पे आपने इकॉनमी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट का ख्याल रखा है टू एड्रेस पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी, एनालिस्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं एडिंग द 6th E, इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन कि इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, कि आपका इम्बैलेंस था उसको इवननेस की तरफ लेके आओ। तो 5 E ये हुए, ठीक है जी, और छठा E ये हो गया, तो ठीक है जी, आपका अगला E हो गया। तो ये 6 E जो हैं, छठा E है वो सबसे ज़रूरी है, इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, विच वुड मार्क अ डिपार्चर फ्राम ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बाय इनकॉर्पोरेटिंग रियल वर्ल्ड गवर्नेंस चैलेंजेस, ठीक है जी। तो भाई जब हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस कर देंगे तो जो एजुकेशन है वो बेहतर होगी, एनर्जी को हम देखेंगे कि वो ऑलरेडी बेहतर हो रही है, इकॉनमी उड़ने लगेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, और एनवायरनमेंट साफ़ होगी, सस्टेनेबल होगी। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इस टाइम पे एक ज़रिया है, इससे ही ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर हो रही होगी। तो उसके लिए सबके लिए क्या चाहिए, इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, ये उनका क्या था, आखिरी पॉइंट था। और अब अगर थक गए हैं वीडियो पॉज कीजिए, जाइए पानी पीजिए, मैं तो जा नहीं सकता, तो आप उठिए,
वापस जब आएंगे तो चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, और चैप्टर 4 का पार्ट ई है जिसमें पाकिस्तान करंट जितने और सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। मजाक खत्म, अब बिल्कुल सीरियस होना है, बिल्कुल गौर से यहाँ पे देखना है। सीएसएस एग्जाम में आ रहे हो ना, ऐसी सीरीज शुरू की थी, कहा था ना कि आर्टिकल की समरी होगी, डाटा की यूटिलाइजेशन होगी, ऐसे के लिए आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और क्या कुछ नहीं होगा। क्या ज़रूरत है उधर जाके उसको पे करो, उधर जाके उस टीचर को पे करो, वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपया दो, यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपया दो। कभी कमाए हैं पैसे? पता है कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल काम है। जब कमाने लगोगे तब आप समझ जाओगे। तो ये जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ इसको प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा और समझिएगा भी कि ये वो तरीका है जिस टीचर के साथ, जिस पर्सन के साथ, लाजमी नहीं है मेरे साथ ही, मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हो मेरे पास आओ, कोई थर्ड पर्सन है उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो उनके पास जाओ, बट कीप दैट इन माइंड। वो एक कॉन्सेप्ट होता है फिनाफ शेख उसे कहते हैं, ठीक है जी, फिनाफ शेख, शीन ये खे शेख, हाँ फिनाफ शेख जी। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी एक पर्सन को अपना शेख मान लो, अपना गुरु मान लो, फ़ना हो जाओ, बाकी सब आपके लिए फ़ना हो जाएं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मुझे समझ रहे हैं आइए, ठीक है जी, हाथ पकड़िए, मैं कोशिश करूँगा लेके चलने की। कभी कभार स्लो हो जाऊँगा, कभी थक भी जाऊँगा, बट आप मुझे, मैं आपको लेके चलेंगे। तो अब चैप्टर 4A शुरू हो रहा है, बड़े गौर से समझिएगा। आपके सामने अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि सीएसएस पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है जी, करंट अफेयर्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत हद तक ये है, और ऐसे में तो स्पेशली पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का जिक्र आएगा। तो आप क्या करोगे वहाँ पे? आप ये करोगे कि आप इंस्टीट्यूशनल पावर इम्बैलेंस एज अ ग्रोथ कंस्ट्रेंट, ये एक हेडिंग दोगे। आउटलाइन में भी ये आपका पॉइंट बन सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स में भी बन सकता है, और आप कहोगे द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज हिंडर्ड बाय डोमिनेंस ऑफ पावरफुल इलीट्स हु मैनिपुलेट पॉलिसीज फॉर देयर ऑन बेनिफिट रादर देन नेशनल प्रोग्रेस। गया एग्जामिनर बोलेगा लव, मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि हेडिंग देखिए, इंस्टीट्यूशनल पावर इम्बैलेंस एज अ ग्रोथ कंस्ट्रेंट। दूसरी हेडिंग, फेलियर ऑफ 5 years प्लान, अ केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। अब इसको पढ़िए, डिस्पाइट ड्राफ्टिंग वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक प्लान्स, पाकिस्तान हैज स्ट्रगल टू इम्प्लीमेंट देम ड्यू टू अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर। अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, मुझे बताइए पांचवा छठा ई क्या था? इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल, कुछ ऐसा पॉइंट था, याद कीजिए क्या था, मैं भी भूल गया हूँ। ज़रा पीछे जाते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट था। वो था जी इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, याद था मुझे, वैसे मजाक कर रहा था मैं आपसे, ऐसे ही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया जी? फेलियर ऑफ 5 years प्लान। दो पॉइंट हो गए पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, इकॉनमी के टॉपिक पर रखने के लिए। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन एंड फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन, MII मॉडल एप्लीकेशन, ठीक है जी, यानी अनफेयर आपकी टैक्सेशन, ठीक है जी, अनफेयर टैक्सेशन की पॉलिसीज़, टैक्स कंसेशंस देना एलीट को और बर्डन करना मिडिल क्लास को, हैव लेड टू इनएफिशिएंसीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन 3 फैक्टर्स ने, मुझे ये बताएं कि वो 3 फैक्टर्स क्या थे जो एकीमोग्लू साहब, डैरन एकीमोग्लू, मोटा सा गोलू, अब वो नाम याद आ रहा है ना, वो क्या फैक्टर थे? पहला था जी रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है जी। दूसरा था जिससे वो फैक्टर प्राइम मैनिपुलेशन हम कह रहे थे, जिसको फैक्टर प्राइम मैनिपुलेशन हो गया। और तीसरा हो गया पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। ये 3 पॉइंट्स है जिससे आपकी जेब से, मेरी जेब से पैसे निकल रहे हैं। तो रेवेन्यू को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन के थ्रू, जिसको MI मॉडल की एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं। तो जब अपने पेपर में मेरी जानस एंड जानूज आप क्या कर रहे होगी, ये वाली हेडिंग्स दे रहे होगे, ठीक है जी, बच्चे हो मेरे इसलिए अच्छे लगते हो। तो हेडिंग, जब ये हेडिंग आप ये वाली दोगे तब आप समझोगे, एग्जामिनर ये समझेगा कि दिस गाय और दिस गर्ल हैज समथिंग एल्स, मतलब इसमें ना कुछ अलग ही है, इसकी कोई अलग ही बात है। तो ये वो हेडिंग्स हैं जो कल को पेपर में इंतहा की आपको काम आ रही होगी। आगे ज़रा सा चलें। MII मॉडल जो हमने मार्केट इंस्टीट्यूशन इंट्रैक्शन का जो मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशन इंट्रैक्शन का जो हमने वो पढ़ा, उसका हम क्या कर सकते हैं? ये एक्सप्लेन करता है 3 मैकेनिज्म्स ऑफ इनएफिशिएंसीज को। इनएफिशिएंसीज के 3 ही तरीके हैं, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फैक्टर प्राइस को मैनिपुलेट किया जाएगा, ठीक है जी, और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होगी, और जिससे एलीट कैप्चर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्टॉर्ट कर देता है, रोक देता है। MII मॉडल में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा इस आर्टिकल में, पहली लर्निंग आपकी, ठीक है। पहली लर्निंग क्या? MII मॉडल कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, नाउ यू बेटर नो। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, यानी ये आर्टिकल डिस्कस करता है हाउ सर्टेन इंस्टीट्यूशन डोमिनेट अदर, जो कि जैसे कि नेकेड पावर वर्सेस जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन गवर्नेंस एंड इकॉनमी। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने क्या पढ़ी? पाकिस्तान में जो ये आपकी
रियल एस्टेट एजेंसीज है उनका हमने जिक्र किया। और सबसे बढ़ के जो ब्रिगेडियर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ये आप देख रहे हो कि इनको क्यों किसी भी बड़ी सोसाइटी जो बन रही है उसका जो आप एडमिनिस्ट्रेटर देखोगे हमेशा वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होगा। क्यों? क्योंकि वो नेकेड पावर रखते हैं, उसकी जो अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर है वो यहाँ से वो आपकी वो जनरेट कर रहे होते हैं। तीसरा की कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है, जिसको रटा लगाना है, अगर मैं एंड ऑफ दिस वीडियो पे पूछूं तो आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन एंड फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन, जिसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिशनरी टैक्सेस यानी सेल टैक्सेस, जो कि मिडिल क्लास को बर्डन करने के लिए बनाए जाते हैं और टैक्स कंसेशन दी जाती है एलीट को, ताकि इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी कायम रहे, ये लोग आपस में ही लड़ते रहें, हम लोग खाते रहें। तीसरा कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल की वजह से, सर बाबर चौहान की वजह से, सर हसीब सवाती की वजह से आपको जो सीखने को मिल रहा है, अल्लाह की वजह से मिल रहा है, किसी की क्या औकात, तो ये आपको क्या हो रहा है? आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। चौथा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड एलीट कैप्चर का, कि पावरफुल एलीट क्या करते हैं? पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसी वो चीज़ें बनाते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट की जगह उनको फ़ायदा दे रही हों। क्या हुआ? पहला MII मॉडल, दूसरा अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, तीसरा रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, ठीक है जी, चौथा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। पांचवा कॉन्सेप्ट फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान हमने सीखा, ठीक है जी, और छठा कॉन्सेप्ट 5 ईज ऑफ उड़ान में 6th ई इवननेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर भी होना चाहिए। तो कितने मज़े से, इतने मज़े के नए कॉन्सेप्ट जिनको जगह जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको वो रटा हो, अगर आपने ये चीज़ें रटा लगाई हुई हो। मैं तो अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि रटे के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, अच्छा रटा होना चाहिए। ये नाम, ये पते, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग्स जब तक याद नहीं होंगी कैसे काम होगा? तो रटा लगाएं। पढ़ा मैं रहा हूँ, ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और क्या करूँ? मतलब फिर मुझे बताएं, आपकी जगह पेपर दे आऊँ? तो आपने ये रटे लगाने हैं। और दूसरा अगर टॉपिक आता है आपका सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, इस नॉलेज को जो अभी आपने लिया उसको यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि unequal power among state institution, the imbalance between civilian government, judiciary and military institution has created governance inefficiencies, जो पॉलिसी की एग्जीक्यूट करने को और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने से रोकते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी आपने, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पढ़े, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन का टॉपिक आपने पढ़ा, आपने पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया पढ़ा, हर जगह पे आपको ये सुनने को मिला कि मिलिट्री ये, मिलिट्री वो, पाकिस्तान की इकॉनमी ये, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है, फलां 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 फलां। लेकिन आप अब आके इस काबिल हो रहे हो कि इस एंगल से, एक नए एंगल से आप इस चीज़ को देख रहे हो। उसके बाद आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ नेकेड पावर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, वही पीछे वाली बात है, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रियल स्टेट ई सेक्टर का जिक्र करके आप मिलिट्री की एक एग्जांपल दे सकते हो। अगर तीसरा टॉपिक आपके सामने आए पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल अपरेटिस का, यहाँ पे ये कहाँ पे यूज़ होगा वो देखिए कि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एंड रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस, कि कंट्रीज़ लाइक हमारा नेबर चाइना, हमारा नेबर इंडिया और हमारा नेबर बांग्लादेश हैव रिस्ट्रक्चर्ड देयर इंस्टीट्यूशन फॉर बैलेंस पावर लीडिंग टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसकी एग्जांपल ये पड़ी हुई है। तो जो पीछे मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए जिसमें मैं आपके सामने वो चीज़ें आपको कह रहा था कि ये मैं कलरफुल वेरिएंट्स, लेट मी टैग दिस वन जी, आपके लिए इसको सामने लाते हैं। ये देखें, इस तरह के कलरफुल मज़े के वेरिएंट्स आपके सामने लाने का पर्पज़ क्या था? ये देखें, चाइना 4.6 पे ग्रो कर रहा है, ठीक है जी, आपका बांग्लादेश कहाँ पे 3.2 पे, इंडिया 6.5 पे और पाकिस्तान वही 1.9 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस मैप को देख के वो डाटा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल अपरेटिस के टॉपिक में आप इस्तेमाल कर सकते हो उस डाटा को। और पाकिस्तान लैग्स बिहाइंड ड्यू टू इट्स पावर इम्बैलेंस इम्प्लीमेंटिंग इट्स एबिलिटी टू कम्पीट रीजनली हम कम्पीट कर ही नहीं पा रहे। एंड नाउ बड़े गौर से, फिर थक गए हैं, फिर उठें, पानी पिए, वापस आएँ, चैप्टर 4B शुरू होता है। पार्ट बी में हम क्या कर रहे होंगे, हम एस्से के लिए जो कंटेंट है, एस्से के लिए कौन सा कंटेंट हमें रिक्वायर्ड होता है जी, ज़रा सा उसको देखते हैं। आपके गायब हो गया, अच्छा येलो और इसको मिलाओ तो ये गायब हो जाता है, नाइस, नई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई। आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपके उस एस्से के लिए, आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से के लिए, एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ से आप सीखोगे। और अब यहाँ पे आके जी थोड़ी सी वो जिस तरह नहीं करते होते पेड प्रमोशन, एक बंदा है जी, मैं ज़रा सा करता हूँ, उसका जिक्र करता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। द CSS गाइड, हसीब स्वाति उनका नाम है जी, वो एक प्रोग्राम रन करते हैं द आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग, ठीक है जी,
और आर्ट है तो वो फिर आर्ट आपको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? चैप्टर 1 जिसमें आप सेंटेंस राइटिंग सीखते हो, चैप्टर 2 जिसमें आप डाटा कलेक्शन सीखते हो, और अब तो डाटा आपके लिए इतना आसान मैंने कर दिया, और चैप्टर 3 जिसमें आप पैराग्राफ मुझसे सीखते हो, और चैप्टर 4 में आप जाके मुझसे ऐसे राइटिंग सीखते हो। तो ये ऑलरेडी जी पिछले 2-2.5 सालों से ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू ऑल नो दैट। अगर आप मेरे पिछले किसी बैच में से हैं तो ज़रूर आप ये जो प्रोग्राम होगा इसमें आप इनरोल कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका तरीका, जो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि तरीका कोई भी सिखा सकता है। किसी भी पर्सन के पास जाइए, अगर वो फेमस हैं, अच्छे हैं, आपको आप उनके साथ रेजोनेट करते हो, आप पढ़िए उनसे। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट को एक बिल्कुल नई डायमेंशन से, एक नई नज़र से देखना, उसके लिए ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। दिस इज़ समथिंग जो बहुत दिल के करीब है, और क्या मैं बताऊं कितनी मेहनत हो रही होती है। ये विजुअल्स ये आप देख रहे हैं तो आप समझ जाएं कि यार कभी मेरे जूतों में उतर के देखिए कि क्या क्या करना पड़ रहा होता है। तो अब आता है जी चैप्टर 4, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्ट ऑफ एसे राइटिंग तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैं नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैप्टर 4 भी कंटेंट फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स, आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, उसके ऊपर अब हम अगर आएँ तो हमें सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो है आर्ग्यूमेंट्स। वो बहस के वो जो मुद्दे, अगर टॉपिक है द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर टॉपिक है व्हाई हैज़ पाकिस्तान फेल्ड टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स द की टू पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल, अगर इस तरह के टॉपिक्स हैं तो these ideas can be used to build strong arguments in essays discussing economic and governance issues in Pakistan। ये ऐसे हो, ये हो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस, नेकेड पावर का अब्यूज़, पॉलिटिकल एलीट का कॉन्सेप्ट, अकीमोगलू साहब के जो कॉन्सेप्ट है जिसमें इंस्टीट्यूशन और इकॉनमी को वो कंपेयर करते हैं, जिसमें वो हमें ये बताते हैं कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फैक्टर प्राइस मैनिपुलेशन की जाती है, जिसमें वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का जिक्र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे वो भी सिखाता हूँ, मुझे पता है आपसे नहीं होगा शुरू में, और कोई मसला नहीं है, मेरे होते हुए किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। की आर्ग्यूमेंट्स हम अपने सामने रखने की कोशिश करते हैं कि अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आउटलाइन बनाते वक्त आप अपनी आउटलाइन में लिखोगे ये बात, फिर आगे जब एस्से लिखोगे, एस्से लिखते वक्त आप क्या करोगे, आप कहोगे कि द डोमिनेशन ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, नेकेड पावर ऑवर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लीड टू इनएफिशिएंसी है। ये तो सर, ये तो पीछे हमने पाकिस्तान अफेयर्स में, ठीक है जी, ज़रा कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, तो ये तो आपने देखा कि पीछे हमने क्या किया, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में भी यही बात की, तो ऐसे में भी वही बात होगी, हाँ जी उधर भी यही बात होगी। आप फिर भूल जाते हो, आपको लगता है डाटा अलग चीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स अलग सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स अलग, ऐसे अलग, इसलिए आपसे ना पढ़ा नहीं जा रहा होता, रो रहे होते हो सर सब्जेक्ट नहीं ख़त्म हो रहे, सर अगली अटैम्प्ट दूंगा, 2-2 साल ज़ाया कर रहे हो, किस लिए कि इन सबको अलग अलग किया हुआ है आपने, हालांकि ये एक ही चीज़ है। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर यही डाटा यूज़ करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर ऐसे आए, फिर ये डाटा यूज़ करो, आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट दो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होगी, फिर यही डाटा दो, ऐसे पॉसिबल होता है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए, गौर से देखिएगा, elite capture distorts economic policies, फिर वही वाली बात है, the powerful elite manipulate policies to serve on their own interest, depriving the middle class of the opportunities। अब ये क्या हुआ, आप जब आर्ग्यूमेंट दे रहे होगे ना अपने परसुएसिव एसे में, अपने एक्सपोजिटरी एसे में, या कोई नॉर्मल सिंपल एसे, उसमें ये वाले आर्ग्यूमेंट्स दोगे। या अगर आप ये कहते हो कि हाँ जी रोल पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक, जैसे ये वाला वाई हैज़ पाकिस्तान फेल्ड, इसमें आपसे वो सवाल कर रहा है, तो आप आर्ग्यूमेंट दोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि क्यों पाकिस्तान फेल किया, तो उसके लिए जो आप आर्ग्यूमेंट्स, उसके लिए जो डाटा प्रोवाइड करोगे वो इतना वजनी होना चाहिए। ये तो आपके क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक और आर्ग्यूमेंट आपके सामने वही पीछे से उठाया हुआ आर्ग्यूमेंट, डिस्क्रिशनरी टैक्सेशन इफेक्ट्स इकोनॉमिक फेयरनेस, ये आपकी आउटलाइन में हेडिंग आएगी, ठीक है जी। टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स डिसप्रोपोर्शनेटली बर्डन मिडिल क्लास प्रोड्यूसर्स, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डायनामिज्म, ठीक है जी, डायनामिकिज्म, ठीक है जी, आपकी डायनामिक्स इकोनॉमिक वो रिड्यूस हो जाती हैं क्योंकि मिडिल क्लास प्रोड्यूसर कभी भी कुछ कर ही नहीं सकता। जो टॉप पे हैं उनका अगर शुगर का कारोबार है वो शुगर ही बेचेंगे, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार कोई नई चीज़ करते हैं, अवाम का भी फ़ायदा हो मेरा भी, उनका जो काम चल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बुढ़े हैं वो, ठीक है, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप जैसा यूथ, मेरे जैसा यूथ मार्केट में आएगा, वो करेगा फ़ायदा। जैसे मैं अभी आज चाह रहा हूँ आपका फ़ायदा हो, बदले में कोई फाइनेंशियल गेन मुझे हो, शादी करनी है यार, तो वो एक स्टूडेंट है, अक्सर मुझे कह रही थी सर आपकी वो शादी वाला मजाक, तो इफ़ यू आर लिसनिंग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर वो मजाक है, करनी तो वैसे भी है। तो ये क्या है, वो डायनामिकिज्म है
है कि जो डायनामिक्स यूथ लेके आ सकती है, बट तब जब मिडिल क्लास प्रोड्यूसर को इनकरेज किया जाएगा। द फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान की एग्जांपल, ठीक है जी, उसको आप कह सकते हो कि ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है रादर देन प्लानिंग। प्लानिंग हम बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है जी, एग्जीक्यूट करते वक्त मसला हो जाता है। फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे गाँव में इदारे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह गाँव में 6-6 बच्चे भी होते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्लानिंग का इशू नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूट करते वक्त आपसे वो रह गया जो आपकी वो बाजी आके बता रही होती हैं कि भाई बच्चों में थोड़ा सा वक्फा लेके आएँ, तो वो वाली जो चीज़ है वो एग्जीक्यूशन का मसला है। फ़नी है, इसलिए आपको याद रहेगा अगर यही वो सीरियस टोन हो ना, द फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान इज़ ड्यू टू एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, कभी याद नहीं रहेगा। सो लेट द फन बी द गाइड, ठीक है जी, लेट मी बी द गाइड एंड लेट द फन बी द गाइड, तो इसलिए आपको चीज़ें याद रहती हैं। द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, और एक सजेशन के तौर पे अगर आपको ऐसे आए कि भाई सजेस्ट करो, तो आप कहोगे इकोनॉमिक सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन द पॉलिसीज़ बट ऑन द इंस्टीट्यूशन दैट इम्प्लीमेंट देम। और जो स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर मैंने कहा था कि क्या इंस्टीट्यूशंस अगर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करते हैं तो हम पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे क्यों भागते हैं, वो बात मैंने यहाँ पे आके कंप्लीट की। तो देखो कितना वंडरफुल लेक्चर रिकॉर्ड कर किया जा रहा है कि वो जो बात शुरू में की थी घूम फिर के हम उसके जवाब के ऊपर आए हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन द पॉलिसीज़ बट ऑन द इंस्टीट्यूशन दैट इम्प्लीमेंट दैम। तो ये आप एक सजेशन के तौर पे दे सकते हो। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। इंग्लिश वही आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, और फिर मैं उनको क्या ही कहूँ, ठीक है जी, आर्ग्यूमेंटेटिव एग्जिस्ट करता है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट देते हो और अगर जाते जाते काउंटर आर्ग्यूमेंट दो और उसको रिफ्यूट करो, कहो वो गलत हैं, तो आपका ऐसे 40+ पे जाके पास होता है। तो वो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लाना बड़े मुश्किल होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है, तो काउंटर कैसे लेके आओगे? लेकिन काउंटर आते हैं, वो कैसे आते हैं? ऐसे आइंदा के बाद इस सीरीज़ के थ्रू आ जाएंगे, मज़े का इसका कोई नाम भी रखेंगे। नॉट ऑल इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आर ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेज हैं। नॉट ऑन इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आर ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल, यानी ये बात जो बंदा कर रहा है, काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, आर्टिकल से हट के कोई बात कर रहा है, वो कहता है कि सम आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न आल्सो हिंडर ग्रोथ। हाँ, ये बात भी ठीक है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसका इंस्टीट्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के कंसर्न वो भी इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक नहीं है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करते हैं। ये कोई ऐसा बावला बंदा है जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट जो कि बाबर चौहान साहब ने दिए, लेकिन ये आप इतने शार्प हो जाओगे इसके बाद कि ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट बल्कि काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपके माइंड में जन्म लिया करेंगे। अभी तो आगाज़ है मेरी जान। तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ आर नेसेसरी फॉर स्टेट टू रेवेन्यू जनरेशन। पीछे डिस्क्रिशनरी टैक्सेशन का जिक्र किया हमने, देखो कैसे मुझे याद आ रहा है ना, कि मुझे नहीं याद रहती चीज़ें, अब मुझे भी याद आ रही हैं, शायद अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ आर नेसेसरी फॉर स्टेट रेवेन्यू जनरेशन। तो यहाँ पे पीछे बंदा कह रहा था डिस्क्रिशनरी टैक्स होंगे, ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फैक्टर प्राइस को मैनिपुलेट किया जाएगा, ठीक है जी। तो उसके अपोजिट जो स्टांस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो जस्टिफाई करती है टैक्सेशन को एज एन एसेंशियल टूल फॉर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इकॉनमी रन ही होती है, जो कि पीछे डायग्राम में हमने देखा कि इकॉनमी को रन करने के लिए टैक्सेशन, आपसे ऊपर जो हाउस होल्ड वाली फिगर थी, नीचे इकॉनमी गवर्नमेंट पड़ी हुई थी और बीच में टैक्सेशन का कनेक्शन था। विजुअली कितनी अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये दो इट्स बर्डन डिस्ट्री नहीं है, क्या है जी, गवर्नमेंट जस्टिफाई टैक्सेशन एज एन एसेंशियल टूल फॉर इकोनॉमिक मैनेजमेंट दो इट्स बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स एन इशू। हाँ, कि इसको जो इशू को बर्डनाइज करना है, यानी जो बर्डन है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक मसला है। हालांकि ये टैक्सेशन अच्छी चीज़ है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद फॉरेन एड एंड IMF प्रोग्राम आर ब्लेम्ड फॉर इकोनॉमिक इशूज़ बट इंटरनल इंस्टीट्यूशनल वीकनेस आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे IMF के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि IMF को ब्लेम किया जा रहा होता है, लेकिन इंटरनल इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जो है असल में वो वजह बन रही है। यहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन डू नॉट वॉलंटरीली गिव पावर। आपको ऐसा लग रहा है कि डाले वाले उतर जाएंगे, पुलिस वाले सुधर जाएंगे? नहीं होगा, ठीक है जी। वाह, लाइन कितने मजे की, डाले वाले सुधर जाएंगे, पुलिस वाले हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। द MIA मॉडल सजेस्ट सेल्फ रिफॉर्म इज़ अनलाइकली विदाउट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो जैसे कि एनाटोल एवन साहब कहते हैं कि सिविलियन करप्ट हैं, इसीलिए जुडिशरी मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए होगी तो हमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी चाहिए होगी। मे बी हमें शायद चाइना को बोलना पड़े कि यार आ जाओ हमारी मदद करो, या मे बी हम USA को कहें कि यार आके अकाउंटेबिलिटी करो, और USA अकाउंटेबिलिटी कर रहा होता है IMF के थ्रू।
पाकिस्तान के अभी कुछ मैं पढ़ रहा था जुडिशल जो हैं वो चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं। आईएमएफ जो है उनको देख रहा है कि जुडिशरी आया सही काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिया है तो पेट खाए आंख शर्माए, ये कोटेशन आपको याद रहेगी। इससे क्या होगा, आप आईएमएफ और पाकिस्तान के रिलेशन को बड़े अच्छे से याद करोगे। पेट खाए आंख शर्माए, जब आपने खाया हुआ है किसी का फिर आप उसके आगे सर झुकाए रखोगे। तो यही एग्जाम्पल है कि जब हम अगर क्या कर सकते हैं, इसी को काउंटर आर्ग्यूमेंट देखते हैं। हम कहते हैं कि यार बाहर के लोगों का आना ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको काउंटर करते हैं। हम कहते हैं कि बाहर के लोग आके हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में आप ये डाटा भी यूज़ कर सकते हो। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, एग्जाम्पल्स फॉर ऐसे आपके डाटा फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स, वो वाली जो चीज़ें हैं जिसके पीछे आप भाग रहे होते हो, सर फलानी फैक्ट बुक बनाऊंगा, इंशाल्लाह अपनी फैक्ट बुक भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। और उस जब तक नहीं बन रही तब तक ये चीज़ें हैं कि हाउसिंग सेक्टर की करप्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, ऐसे 6 तो मैंने बता दिए, 2-4 आप भी कर लो। टैक्सेशन पॉलिसीज़ फेवरिंग एलीट, ये भी अब पता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अपना गला दुखाने की। जुडिशियल इनएफिशिएंसी इन इकनॉमिक डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, ये भी हमें बिल्कुल पता है। एंड 5 ईयर प्लान का जो फेलियर है ये भी हमें पता है। वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है और इसकी जो इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी है वो बेहतर नहीं होती। और ये क्या हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, जो आपको याद रहें ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर आप लेके आओ। वो क्या है, MII मॉडल, ठीक है जी, आपका मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन। एक एक्यूमोग्लीज मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, ठीक है जी, जिसमें क्या है जी, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन लीड टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वाइल एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन हिंडर ग्रोथ, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान का टैक्सेशन डाटा, थोड़ा सा इसके ऊपर आपके पास फैक्ट्स फिगर हों ताकि आप पेपर में स्टैटिस्टिकल डाटा जब दे के आओगे स्कोर ज़्यादा मिलेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग कि पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में कहाँ पे है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कहाँ पे है, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर का अब्यूज़ इंडेक्स में कहाँ पे, ये जब पेपर में लेके आओगे तब स्कोर ज़्यादा मिलेगा। एंड 5 ईज प्लान ऑफ उड़ान पाकिस्तान, ठीक है जी, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये वो डाटा है, ये रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप दोगे तो स्कोर अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। यहाँ तक आप सोचें कि पिछला पूरा एक दिन लगा है सिर्फ इस स्लाइड्स को बनाने में। इन स्लाइड्स को आज मुझे लगता है पूरा दिन जैसे लगा है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको गला दुख जाता है यार, मतलब बहुत बोलना पड़ता है। तो इसको करते हुए अभी भी रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताएं कि एक क्विक रिवीजन कर लें जी, ज़रा सी क्विक रिवीजन करते हैं। टाइम पे मुझे याद आ गया क्या क्या हमने पढ़ा, ज़रा सा जल्दी आके देखेंगे जी। हमने देखा, गौर से सीखिएगा, अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर डैरन एक्यूमोग्लियो साहब वो कहते थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फॉस्टर करती है, बाबर चौहान साहब उसके ऊपर लिखते हैं। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया इसमें कि वो प्रॉमिस ये था कि मैं क्या करूँगा, आपको आर्टिकल की समरीज, अपडेटेड कंटेंट फॉर योर सब्जेक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, जस्टिफिकेशन, फैक्ट, स्टैट्स एंड कोटेशंस निकाल के दूंगा, बेगम हो जाएं। वो मैंने आपके सामने इस आर्टिकल में वो वाली चीज़ें की। फिर हमने देखा इस आर्टिकल के 4 डिफरेंट चैप्टर्स थे, जिसमें हमने देखा कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी की ब्रांचेस हैं, दिखने में अलग, होती ये सारी एक हैं, और ये काम कैसे करती है कि इकॉनमी, हमने उसके ऊपर बड़ी एक अच्छी सी प्रोडक्टिव डिस्कशन की। फिर स्टार्ट हुआ हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने जुडिशल ये क्या नाम है इनका, ट्रम्प की एग्जांपल ली और उनके जो मार्को रूबियो साहब हैं उनकी जो बात है, एवरी डॉलर वी स्पेंड, एवरी प्रोग्राम वी फंड एंड एवरी पॉलिसी वी परस्यू, वो वाला हमने जिक्र किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये कहा कि पाकिस्तान कैसे इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, उसका एक आपको मैंने ग्राफ दिखाया। फिर हमने ये देखा कि उस डाटा का हमने करना क्या है, कौन कौन से एसे में किस किस जगह पे वो हुक यूज़ हो सकती है। फिर डैरन साहब की बात के ऊपर आए कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, नोबेल प्राइज़, नॉट नोबेल, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, टर्किश अमेरिकन, MIT में इस टाइम पे वो सर्व कर रहे हैं, बुक भी लिख चुके हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरा मॉडल है, मॉडल ऑफ इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल प्रोस्पेरिटी एक तरफ, नेशनल पॉवर्टी दूसरी तरफ, एक तरफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, एक तरफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हैं ना, अब एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं। और पाकिस्तान में क्या है, हमारे इंक्लूसिव हैं नहीं, वो कहें एक्सट्रैक्टिव है, इंक्लूसिव नहीं है। पाकिस्तान में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर एलीट पाई जाती है जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ऐसे बनाती है कि उनका फ़ायदा हो। कैसे बनाती है? रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करके,
फैक्टर प्राइस को मैनिपुलेट करके और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को बढ़ा के, ताकि फ़ायदा उनके पास रहे। और जिसकी एग्जांपल सेवर्स फूड, आपका ओप्रामाज़ोल की ये गोली और आपका ये जो एक पूरा पिरामिड था वो आपको बताया, जो कि पाकिस्तान को नेशनल पॉवर्टी वाली कैटेगरी में डालता है। अकीमोगलू साहब के एग्जाम्पल के मॉडल से एग्जाम्पल दी गई, SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स की एग्जाम्पल, प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की एग्जाम्पल, सब्सिडीज़ फॉर लार्ज बिजनेसेस की एग्जाम्पल और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की एग्जाम्पल आपको दी गई। फिर ये बात की गई कि पाकिस्तान इतना समझदार हो चुका है तो काम क्यों नहीं करता, क्योंकि लैक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज हैं, फ्लॉड पॉलिसीज़ है, कॉपी पेस्ट मॉडल हम फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान फिर भी कॉपी तो कर रहा है ना, तो कॉपी करके क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल पे डेवलप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पावर में इम्बैलेंस पाया जाता है। यहाँ पे हमने जिक्र किया एनाटोल लाइवन साहब का कि वो कहते हैं पाकिस्तानी सिविलियन आर करप्ट, दैट इज़ वाई मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ता है। स्टेट ऑन एग्जाम्पल हमने दी, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल की एक एग्जाम्पल थी, और दूसरी हमारे इस उड़ते हुए त्यारा जो रास्ते में आके कहीं पे गुम हो गया, पाकिस्तान PIA यानी उसका हमने जिक्र किया। और हमने कुछ रिसेंट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी। फिर आया हमारा चैप्टर 2, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा कि इंस्टीट्यूशन नेकेड होते हैं, जुडिशल होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जो नेकेड पावर रखने वाले हैं, फोर्स बेस, वो क्या करते हैं, दूसरे दो का जो काम है उसको ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से इकनॉमिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डेड सेक्टर में डेड इन्वेस्टमेंट होती है, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसकी एग्जाम्पल हमने की, एक और एग्जाम्पल दी डेड सेक्टर के अलावा 5 E's की, ठीक है जी। इसमें हमने देखा कि इतना बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉग्नाइज प्रोग्राम होने के बाद भी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस की वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो पाया। और फिर हमने सजेशन दी, सजेशन में ये था कि भाई जैसे कि हुक आपके सामने रखी, ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इकोनॉमिक फंक्शन को स्मूथ रखते हैं। पहली नीड क्या है, नीड फॉर बैलेंस पावर रिलेशन। दूसरी नीड क्या है कि भाई आप क्या करो, नए मॉडल्स लेके आओ जिसमें आपकी इवननेस हो इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 4 आया, जो मेरा फेवरेट सबसे यूनिक चैप्टर है, जिसमें हमने पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट, जनरल साइंस के शायद कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें वो क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में ये डाटा यूज़ होगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो हमने सीखे, कौन सा था, MII मॉडल, अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करना, फैक्टर प्राइस मैनिपुलेट करना, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड एलीट कैप्चर, फेलियर ऑफ 5 years प्लान्स ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ 5 E's ऑफ उड़ान पाकिस्तान हमने ये देखा। सिविल मिलिट्री रिलेशन का टॉपिक, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में ये डाटा यूज़ होगा। पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटिस में भी ये डाटा केस स्टडी के तौर पे यूज़ होगा। फिर जहाँ पे आके आपका पेन रुक जाता है, आप सोच नहीं पाते, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई कि पाकिस्तान का 4B, चैप्टर 4B, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट हमने देखे। आर्ग्यूमेंट क्या थे, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान एज वाई पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का ऐसे हो, इस तरह के कोई भी ऐसे हो, हमने देखा कि वहाँ पे ये डाटा यूज़ होगा। उसके साथ हमने की आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखे, मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद हम काउंटर आर्ग्यूमेंट पे चले गए। काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको ये साबित किया कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं होते बल्कि काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स दी एसे के लिए, और उसके साथ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस दिए कि MII मॉडल को यूज़ कर सकते हो, अकीमोगलूज मॉडल को यूज़ कर सकते हो इंस्टीट्यूशनल पावर के, पाकिस्तान की टैक्सेशन डाटा हो तो स्कोर अच्छा मिलेगा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग हो तो स्कोर अच्छा मिलेगा। और 5 E's के साथ जो छठा E था कि भाई क्या करो, अपने आप को बेहतर करो, इवननेस लेके आओ, वो हमने पढ़ा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जहाँ पे ये प्रोग्राम की जो डेमो क्लास है वो ख़त्म होती है। डिवाइड ऐसे होगा, एक दिन हमारा होगा कंप्लीट ये आर्टिकल को डिकोड करना, समझना, अगला दिन होगा उसकी डाटा की यूटिलाइजेशन करना, तीसरा दिन आपकी छुट्टी का होगा। मैं इतना नहीं कर सकता, बड़ा सर दर्द होता है, नहीं पता आपको इस टाइम पे कि कितना मुश्किल होता है इतना डेप्थ में जाके सोचना। कुछ सोच के दिखाए तो बताइएगा मुझे भी ज़रूर, मुझे भी खुशी होगी। तो एक दिन आर्टिकल, दूसरे दिन डाटा की यूटिलाइजेशन, तीसरे दिन आप मुझे प्रैक्टिस करके दोगे, क्या प्राइस होगी, किस तरह डिज़ाइन होगा, क्या होगा, वो इंशाल्लाह हम ग्रुप्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर इफ़ यू आर स्टिल न्यू 03142325, ठीक है जी, 150 23 25 150 0314, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज वाकई मैं थक गया हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिए जागी, अपना बहुत सारा चीज़ों में ख्याल रखें, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बट मोस्ट प्रॉबेबली दैट विल बी पेड। बहुत एफर्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स आप मुझसे इस तरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।